रिकवरी और मजबूती के संकेत धीमे धीमे लौटते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी से एशियाई बाजारों की तेजी का फायदा उठाते हुए भारतीय बाजार सिंगापुर के एक्सचेंजेस पर। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंधी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल बाजारों से अनिल जी संकेत सुधरते हुए दिख रहे हैं। इस समय एसजीएक्स निफ्टी तेजी पकड़ते हुए दिख रहा है, 50 अंक ऊपर। डाउ फ्यूचर्स वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए और हांगकांग में तो जबरदस्त एक्शन है सर, 700 पॉइंट्स का उछाल। तो ग्लोबल मार्केट्स हमारे बाजारों की ओपनिंग से पहले सुधरते हुए दिख रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, और हरे निशान में लौटते हुए डाउ फ्यूचर्स भी और हांगकांग 700 अंकों की तेजी काम की है हमारे लिए, और 15,800 की तरफ बढ़ने की तैयारी फिर भारतीय बाजार भी करते हुए दिखेंगे। 15,750 की पहली बाधा के नजदीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए बेहतरीन एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और पहली टिक आए उससे पहले हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका करते हैं स्वागत। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी, शुभम जी और सिद्धार्थ सेदानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप सबका स्वागत है। आइए जो स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले हैं उन्हीं से करते हैं शुरुआत। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिख रही है, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले जो खबर आती दिख रही है वो है टाटा मोटर्स को लेकर पहली तारीख से प्राइसेस बढ़ाने की तैयारी है इनके अपने प्रोडक्ट्स की। टाटा मोटर्स पिटा हुआ स्टॉक, फंडामेंटली टेक्निकली तो मैं पूछूंगा तो शायद कमजोरी नजर आएगी चार्ट्स पर, लेकिन सिद्धार्थ जी, क्या टाटा मोटर्स खरीदने का मौका है या फिर एक और स्टॉक है अशोक लेलैंड जहां पर भी खबरें आ रही कि अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल इस साल के अंत तक लॉन्च कर देंगे? दोनों में से क्या पसंद है आपको? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। दोनों ही कंपनियां बहुत बेहतरीन हैं, बट अगर पिक एंड चूज करना पड़े अनिल जी तो मैं मानूंगा कि अब जो रुख आ रहा है वो अशोक लेलैंड का आ रहा है, कमर्शियल व्हीकल का रुख आ रहा है। ऑल्दो मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया पिछले 6 महीनों में, बट मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड यहाँ से परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है। ऑल्दो टाटा मोटर्स भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। ये जो चिप का माहौल चल रहा है, चिप की शॉर्टेज जो पड़ रही है जिसके कारण स्टॉक में दबाव है, ये शॉर्ट टर्म प्रभाव है, ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। टाटा मोटर ने तो बिगुल बजा दिया है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो ये जरूर ध्यान में रख के इस स्टॉक को खरीदे। बट अभी के लिए अगर दो स्टॉक में कंपैरिजन करूं तो मैं अशोक लेलैंड के साथ जाऊंगा। ओके, तो अशोक लेलैंड प्रेफर्ड पिक रहेगा। सीवी साइकिल पर रखिए नजर, टाटा मोटर्स भी उसके प्ले में आता है, बट दोनों ही स्टॉक्स एक्शन में आज आपको शायद आते हुए दिखेंगे, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड। ऑटो स्पेस से एक और कंपनी अमर राजा, यहां पर थोड़ी नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। जो इनका आंध्र प्रदेश में प्लांट बंद किया गया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर पर, उस प्लांट को 4 हफ्ते और बंद करने के क्लोजर नोटिस आते हुए दिखा है अमर राजा। किरण जी, जरा इसके चार्ट देखकर बताएं कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन जोन में ही है सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीप, अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा राजा काफी वीक स्टार्ट स्ट्रक्चर हो चुका है, और जहां पे जब लगभग अगर बात करते हैं तो अक्टूबर 2020 के आसपास के जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो वापस एक बार टेस्ट होते नजर आ रहे हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो लगभग 700 का है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर काफी खराब चार्ट पैटर्न हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा। पर 700 टूटेगा नहीं ऐसा ये मान के चलना चाहिए, 700 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और वापस एक बार अगर मोमेंटम आता है तो 730 की वैल्यू पे ऊपर नजर होनी चाहिए। 730 के ऊपर मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर बाय करने की सलाह दूंगा। ओके, तो 730 के लेवल का इंतजार करते हैं, पर अमर राजा थोड़ी नेगेटिव खबर इस काउंटर के लिए आपको आती हुई दिखी है। अपोलो हॉस्पिटल्स, वागे साहब जरा इसकी चार्ट पर राय दें। सैंड्स कैपिटल मैनेजमेंट ने यहाँ पर 2.25% हिस्सा बढ़ाया है, 7% से बढ़ाकर अब 9% के ऊपर का हो गया इनका हिस्सा। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। चार्ट्स पॉजिटिव है, लेकिन इसमें काफी हद तक बड़ी वाली मूव आई है, और ये कहां से हम एक्चुअली हमारे रडार पर ये लगभग 2700 से लेकर अभी तक 1 में ये चल ही रहा है पिछले 1 साल में। तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी, हालांकि 4200, 4250, 4300 तक के टारगेट्स में देख रहा हूं, लेकिन इसको बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। 3600 के आसपास अगर करेक्टिव मूव आती है, जो कि 10% करेक्शन है, तो ही ये स्टॉक लिया जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है।
ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। बायोकॉन, सुमित जी जरा आप इस पर राय दें। आज सुबह ही अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, एफडीए ने इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर इंसुलिन प्रोडक्ट को मंजूरी दे दी है और इसमें बायोकॉन का सबसे बड़ा फायदा होगा क्योंकि माइलेन जो इनके पार्टनर हैं उनको ये अप्रूवल मिलते हुए दिखा है और बेंगलोर में ही इसका डेवलपमेंट भी हुआ था। कैसे देखें बायोकॉन के चार्ट को सर? फाइनली कुछ अच्छी खबर आ रही है, क्या एक्शन आ सकता है इस पर? दीपांशु देखिए, बायोकॉन के अंदर नीचे में 370 380 के सपोर्ट है और स्टॉक यहीं पर मल्टीपल सपोर्ट के आसपास बार बार घूमता है। तो ये वापस से चैनल के लोअर बैंड के सपोर्ट पे आ चुका है। मेरे को लग रहा है यहाँ से वापस से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। न्यूज का इंपैक्ट भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से इमीडिएटली बाउंस में ऊपर में 395 से 400 रुपए तक के लेवल बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं और वो लेवल्स एक बार ब्रेक हुए तो फिर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए बायोकॉन के लिए अच्छी खबर आती हुई। देखते हैं किस तरह का इंपैक्ट रहेगा। मंथली एक्सपायरी का दिन है, बाजार बस 15 मिनट में शुरुआत के लिए है तैयार। प्री ओपनिंग में आप थोड़ा उतार चढ़ाव आते हुए देख रहे हैं, एक बार इन रेट्स को सेटल होने देते हैं। कल तो बाजारों ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाकर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग दी है। आज देखते हैं किस तरह का शुरुआती रुझान रहेगा। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव संकेत दे रहा है। एक बार डाल लेते हैं नजर जहां तक कमोडिटी बाजारों का सवाल है, क्योंकि वहां पर भी एक्शन भरपूर है। कच्चे तेल को लगातार सहारा मिलते हुए दिख रहा है। अमेरिकी भंडार भी कल गिरे थे, 5400 के ऊपर आपको कच्चा तेल होल्ड करते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस में 1.25% की सुस्ती आपको इस समय आती हुई दिखेगी। गोल्ड कल फेड की पॉलिसी के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में रिबाउंड आया था और भारतीय बाजारों में भी आप उसका असर देख रहे हैं। 47,800 के करीब आते हुए दिख रहा है सोना इस समय 0.5% की तेजी के साथ। वहीं सिल्वर पर भी एक्शन भरपूर होते दिख रहा है, 1.25% की तेजी के साथ 7,000 के पार आपको सिल्वर आते हुए दिख रहा है। तो फेड पॉलिसी के बाद प्रेशियस मेटल्स में है एक्शन। बेस मेटल्स में भी आज एक्शन रहेगा क्योंकि चीन अपने रिजर्व से काफी बड़ा एक पार्ट बेचने वाला है, कॉपर में, निकल में, जिंक में। तो वहां पर आप एक्शन एक्सपेक्ट करिए। कॉपर फिलहाल पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम पर आपको सुस्ती दिख रही है, निकल यहां पर भी आपको हल्की सी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तो खबरों का इंपैक्ट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बेस मेटल्स में आते हुए दिख रहा है और साथ ही कच्चे तेल पर भी आपको रखनी है नजर रखनी है 20 दमदार रिकमेंडेशंस पर भी जो दी हैं वरुण और आशीष ने आज ट्रेडर्स डायरी के लिए। कैश का स्टॉक है हिम्मत सिंह का सीड। फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। अगर बाजार में गिरावट आती है तो कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। सेल में 135 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है एवररेडी इंडस्ट्रीज। जोमैटो पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। आशियाना हाउसिंग लंबी अवधि के लिहाज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, खबरों का असर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स में, एलजी वाला में कल के सत्र में ब्रेकआउट हुआ है। टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स बजेंगे, मैंने चुना है अरविंद लिमिटेड। ओरिएंटल कार्बन में भी एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, 1155 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से आशियाना हाउसिंग। रियल्टी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बढ़िया ब्रेकआउट्स हैं। आशियाना हाउसिंग में मान लो कि 12 महीने का समय देंगे तो 235 के पार जाएगा। कैश का काउंटर है हुड को, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में महानगर गैस में खरीदारी कीजिएगा, बेहतरीन नतीजों के चलते अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। ऑप्शंस में विप्रो का 590 का अगस्त का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एसबीआई लाइफ बेहतर लगता है। फंडामेंटली इकरा में खरीदारी करना है। निवेश करना है बाटा में अगले 4 महीनों में 1900 के लक्ष्य के लिए। खबरें आईजेक हेवी इंजीनियरिंग में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माइक चॉइस में आरपीजी लाइफ बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी। अपोलो टायर्स और नजारा टेक में भी खरीदारी करना है और इसमें से मेरा बेस्ट पिक है आईजेक हेवी इंजीनियरिंग। इस कंपनी की जेवी को जो ऑर्डर मिला है उसका इंपैक्ट इंटरडे में आपको देखने मिलेगा। 820 के लक्ष्य खरीदारी करना है। 770 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ये थे ट्रेडर्स डायरी में आपके लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में है भरपूर उन पर ली जाए राय। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज OFSS, ये स्टॉक है जिसने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, बेहद दमदार नतीजे, शानदार नतीजे आते हुए दिखे। आय 15% बढ़ी है, तिमाही दर तिमाही 1400 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़कर आया 708 करोड़ पर। मार्जिन 4% से ज्यादा बढ़े, 50% के ऊपर पहुंचते हुए 51% के आसपास और मुनाफा भी 14%। तो हर एक फ्रंट पर बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार नतीजे। और बंसल जी, मुझे याद है आपने और कुणाल जी ने कुछ समय पहले इसे स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। जरा ये बताएं इस पर क्या टारगेट रखे जाए। और हमारे भी यहाँ पर 20 जुलाई को, अच्छा 7-8 दिन पहले की बात है, 4120 में SIP स्टॉक के तौर पर हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। बताएं ओरेकल पे क्या टारगेट रखे जाए।
देखिए अनिल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस स्टॉक को टारगेट के धागों में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि पूरा आईटी चल चुका है, ये स्टॉक सबसे लेट चल रहा है और कल इसकी जो क्लोजिंग हुई है ऑन एन एज ऑफ ब्रेकआउट हुई है, और ब्रेकआउट जो है छोटा मोटा वाला ब्रेकआउट नहीं है, ऑन एज ऑफ ट्रेड कर रहा है, एंटरिंग अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में इसके अंदर जाने की इसकी एंट्री है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करे, और ऊपर में 4380, 4390, 4400 के राउंड भी ये स्टॉक एक अच्छा बाई है। अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर एंट्री लेने के बाद यहाँ पर मिनिमम 4650, 4680 के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। तो जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी भी करनी चाहिए 4650 से लेकर 4680 के टारगेट के लिए। 4650 और 4650 से 4800 तक के टारगेट के लिए फिलहाल आप इसे होल्ड करें। बड़े मजबूत एक्शन में आता हुआ दिखा है, यहाँ से और तेजी बनेगी भी। कल ही आपको पता होगा, कल ही की तो बात है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयरों को खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से भी आती हुई दिखी। सिद्धार्थ जी, टेक्नोलॉजी तो नहीं लेकिन टेलीकॉम से जुड़ी एक खबर आती दिख रही है। तेजस नेटवर्क को लेकर यहाँ पर खबर आ रही कि यहाँ टाटा ग्रुप को ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे रहे हैं और ये खबरें आती हुई दिख रही है। फाइनली अब टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी इस कंपनी में, तेजस नेटवर्क में हो जाएगी। करीबन आप देखिए 43% के आसपास की होल्डिंग इनकी हो जाने वाली है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। ये खबर आती दिख रही है। 258 रुपए के दाम पर ये हिस्सेदारी बेची जा रही है टाटा ग्रुप को प्रेफरेंशियल अलॉट के जरिए। पेंटोन फिनवेस्ट करके है जो टाटा कम्युनिकेशन की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, इसके जरिए ये हो रहा है। तेजस नेटवर्क और टाटा कम्युनिकेशन दोनों पर दें अपनी राय। तेजस नेटवर्क फुल्ली कंप्लीटली 5G की स्टोरी है। तेजस नेटवर्क हो गया, स्टरलाइट ऑप्टिक हो गया, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये 5G की टेक्नोलॉजी अब बहुत जल्द भारत में आ रही है, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि ये सारी जो एंसिलरी सपोर्टिंग स्टॉक्स है टू टेलीकॉम स्पेस, ये बहुत मजबूत रह सकते हैं। हालांकि हमारी कोई कवरेज नहीं है, और टाटा कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकता है। मुझे लगता है कि टेलीकॉम स्पेस जिस हिसाब से कल मैंने मिड कैप आईटी पे बात की और एक पूरा री रेटिंग हो गया पिछले 6 महीनों में, वैसे ही टेलीकॉम स्पेस में री रेटिंग हो सकता है जब 5G का लॉन्च हो जाए भारत में। तो ये सारी कंपनियों पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपकी लंबी अवधि के लिए निवेश होना चाहिए। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए निवेश होना चाहिए, बट नजर रखिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है और आप स्टॉक पर भी आज पूरा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको भरपूर एक्शन आते हुए दिखेगा। पालिया साहब, यूनाइटेड ब्रूअरीज पर अपनी राय दें। नतीजे अनुमान से बेहतर आए और कल हमने देखा नतीजों से पहले स्टॉक भी एक्शन में था। किस तरह का अब मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? सो दीपांशु जी, देखें यूनाइटेड ब्रेवरीज में अगर हम देखें तो पिछले 4-5 वीक से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके का इसका ओवरऑल सेटअप है ये स्टॉक में हमें लगता है कि ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। आज के सेशन में अगर ये स्टॉक 1465 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर इसमें ये जो टारगेट बनना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1510 से 1520 तक के। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, जिनकी भी पोजीशन है होल्ड रखें, और ड्यूरिंग द डे अगर 1465 के ऊपर ट्रेड करने लगता है स्टॉक तो वहां पे भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। 1550 के आसपास का स्टॉप, 1450 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 1510 और 1520 तक के पोजीशनल टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो यूबीएल पे पॉजिटिव व्यू। बिल्कुल, तो यूबीएल में पॉजिटिव व्यू है। कल भी एक्शन में था, आज भी एक्शन में आते हुए दिखेगा। आइए अब रेट्स भी सेटल होते हुए दिख रहे हैं, ओपनिंग स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। और अनिल जी, बढ़िया शुरुआत के लिए बाजार तैयार है सर। 50 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुलने की तैयारी में 15,760 के लेवल्स पर, और निफ्टी बैंक जैसा आप कह भी रहे थे आज यहां पर एक्शन ज्यादा हो सकता है। 200 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है सर 34,740 के लेवल पर। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इंतजार डीप, अगर खुलने के बाद थोड़ा और बढ़ जाए 15,800 825 की रेंज में आए तो वहां प्रॉफिट बुक करके थोड़ा फिर से नीचे आने का इंतजार करेंगे। और अगर ऐसा ना हो और पहले नीचे आ जाए तो 15,700 15,725 की रेंज में खरीदारी करेंगे। 15,725 बढ़िया एंट्री लेवल है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,675 के आसपास, यानी कि यहां से 75 पॉइंट नीचे मिले वहां पर खरीदारी करने का मौका बनेगा। और ऊपर में
34,900 35,000 की रेंज में आएगा। 35,000 के आसपास आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो खरीदा जा सकता है। थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर उससे नीचे आने के पहले भाग जाए और ऊपर हो जाए तो फिर अहम लेवल है 15,800 15,825, वहाँ पर देखते हैं टिकता है या नहीं, और 34,900 35,000 वहाँ देखते हैं टिकता है या नहीं। तो ये लेवल है, ध्यान रखें। ट्रेडिंग रेंज का हाई रेंज, शुरुआती रेंज ये होगी, और वहाँ से फिर जब एक बार नीचे आए तो आपको फिर से खरीदारी करनी। तो आराम से शायद बाजार मौके आपको देगा, और नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए तो भी अच्छा है। ब्रेकआउट होने दे 15,800 के ऊपर का, फिर देखेंगे। जी दी बिल्कुल सर, तो 15,800 के ऊपर ब्रेकआउट होने दे फिर देखेंगे, बट फिलहाल बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली एटलीस्ट निफ्टी के लिए जहां तक सवाल है, ये आपके लिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आज के लिए बन सकती है। ढेरों और काउंटर्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स, कुणाल जी जरा इस पर राय दें। नतीजे तो ठीक ठाक थे बट थोड़ा गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे इस काउंटर के लिए सर? देखिए, एक सपोर्ट है दीपांशु जो कि 1350 रुपए 1350 के आसपास है। 1350 का स्तर टूटा तो हैप्पीएस्ट माइंड में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक में करेक्शन आना चाहिए, और करेक्शन में 1285 1250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इन स्तरों से कुछ गिरावट की संभावना दिखती है चार्ट पर। 1350 टूटा तो 1250 तक स्टॉक लुढ़क सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड, नजर रखिए इस काउंटर पर। किरण जी, एमजीएल दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं मार्जिन फ्रंट पर स्पेशली, और आप देख भी रहे हैं स्टॉक बढ़िया तेजी के साथ खुलने के लिए तैयार है। यहां पर किस तरह का एक्शन आज हो सकता है सर? एमजीएल में एक अच्छा बेस लगभग 1120 1125 के आसपास बन चुका है, तो मेरा मानना है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दीप, वो लगभग 1190 के आसपास है, वहां पे रिव्यू लेने की सलाह है। पर मुझे लगता है कि 1190 तक बिल्कुल जाते हुए हम ये स्टॉक देखेंगे। इसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत अहमियत वाली रहेगी, जो कि स्टॉक को 1260 तक ले जा सकती है। ओके, तो 1260 तक जाने की संभावना है। बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं, और आज इसका रिएक्शन भी आप काउंटर पर बनते हुए देखेंगे। रूट मोबाइल, पालवे साहब इस पर भी अपनी राय दें, किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए इसकी चार्ट पर सर? स्टॉक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव, और जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, स्टॉक अभी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और हमें लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक में 2200 के ऊपर के मूव आते हुए दिखेंगे तो स्टॉक में फिर एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा, जो कि इसको 2250 से 2300 की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे बाय का ही व्यू है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे इस स्टॉक को बाय एंड होल्ड रखने के लिए, वो होगा करीब 2120 के आसपास का। ये लेवल इंपॉर्टेंट है आज के लिए। अगर ये लेवल होल्ड रखता है ड्यूरिंग द डे तो बिल्कुल इसमें बाय का ही ट्रेड रखें। हालांकि ओपनिंग के हिसाब से थोड़ा डाउन मूव दिख रहा है, बट ओपनिंग के बाद अगर 2120 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसको बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए रूट मोबाइल। इस बीच बंसल जी जरा आप राय दे जेएम फाइनेंशियल पर। तो कुछ समय पहले पिक ऑफ द डे भी था, चार्ट कॉर्नर कॉल भी आया था, और नतीजे दमदार आते हुए दिखे हैं। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट तो इसके स्ट्रांग है बट इसके नतीजे तो दमदार हैं, बट यहाँ पर मार्जिन्स में ड्रॉप हुआ है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर दोनों में ड्रॉप हुआ है। चार्ट्स पॉजिटिव है। जिन्होंने भी सुन के लिया हुआ है दीपांशु, 101 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर 101 के स्तर टूटते हैं, इसके नीचे सस्टेन करता है तो वो एक बड़ा स्टॉप लॉस है, तब निकलने की राय होगी। चार्ट पॉजिटिव है। प्री ओपनिंग में भी संकेत ऊपर के 107 108 की ओपनिंग के हैं। अगर 108 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तब यहां पर 118 150 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए जेएम फाइनेंशियल। देखते हैं आज किस तरह की चाल इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखेगी। जुबिलेंट इंग्रेविया, ये एक और काउंटर है। पालिया साहब इसके चार्ट से देखें, ईस्ट ब्रिज कैपिटल फंड ने यहाँ पर 2.25% का हिस्सा बेचा है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? रिसेंटली डीमर्ज्ड होकर लिस्ट हुई थी ये कंपनी। स्टॉक में एक प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक अब 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। तो
या यहाँ करंट लेवल पे बाय करने का इनिशिएट करना है तो 585 ये पोजिशनल टारगेट स्टॉप लॉस होगा। ये लेवल अगर ये होल्ड रखता है स्टॉक तो यहाँ से वापस इसमें एक अप मूव बनने के चांसेस है, जो कि इसको फिर 640 650 की तरफ लेके जाएगा। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। 585 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 640 645 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहां प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जुबिलेंट इंग्रीविया पर आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे और करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की, और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है। बाजार खुलने की तैयारी में मजबूत शुरुआत के आसार भारतीय बाजारों के लिए होते हुए दिख रहे हैं। 50 अंकों की तेजी के साथ भारतीय बाजार खुलने के लिए तैयार है इस वक्त। घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजेगी। उससे पहले बता दें कि जो मजबूती होती दिख रही है वो टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल से होती दिख रही है। हिंडाल्को, ये 4-5 स्टॉक ऐसे जो 1% मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% कमजोर खुलता हुआ नजर आ रहा है। कोई खास कमजोरी कहीं भी नहीं है। मजबूती का रुझान लगभग सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी के 50 में से 45 स्टॉक हरे निशान में खुलने की तैयारी में, और सारे इंडेक्स शुरुआती कारोबार में हरे निशान में आपको नजर आएंगे। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 15,770 पर शुरुआत होती दिख रही। 60 अंकों की मजबूती निफ्टी पर, 250 अंक ऊपर खुलता हुआ बैंक निफ्टी और डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स। और दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की 1/3 से आधा % की मजबूती बनती हुई दिख रही है। 34,650 के आसपास आता हुआ बैंक निफ्टी, 15,760 के आसपास आता हुआ निफ्टी और 182 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स आपको नजर आएगा। कहां से आ रही है मजबूती देख लीजिए। 2.25% की मजबूती के साथ टाटा मोटर्स टॉप गेनर है। एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल 1% मजबूत है। एशियन पेंट्स में हल्की खरीदारी है, और साथ ही टेक महिंद्रा जो आज अपने नतीजे पेश करेगा वो भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी का, माफ कीजिएगा, टेक महिंद्रा के नतीजे कल आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर भी खरीदारी का माहौल नहीं, आज ये टेक महिंद्रा के नतीजे आज है, आज नतीजे पेश करेगा। यहाँ पर मजबूत शुरुआत होती हुई दिख रही है। पावर ग्रिड यहाँ पर 1% की मजबूती है। एक्स बोनस आज ये स्टॉक भी होता हुआ दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। बायोकॉन के लिए अच्छी खबर, 5% का बड़ा उछाल। टॉप गेनर एमजीएल दमदार नतीजों के बाद 4% ऊपर, तो एमजीएल ऊपर है तो आईजीएल भी उसके पीछे 2.25% की तेजी। टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर आती दिख रही है, और उसके बाद टाटा मोटर्स 2% मजबूत होता दिख रहा है। कोफोर्ज, पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी हल्की फुल्की खरीदारी आपको नजर आएगी। आइए कमजोर शेयरों का भी जिक्र कर लिया जाए। 25% नीचे दिखेगा आपको पावर ग्रिड, और चिंता करने की जरूरत नहीं। हर 3 शेयरों पर 1 शेयर का बोनस है और उसका एडजस्टमेंट है। तो बोनस का एडजस्टमेंट है वायदा कारोबार में। 25% नीचे नहीं है, बिल्कुल भी तनाव न ले। नीचे है तो सिर्फ एक स्टॉक मारुति 1% नीचे, नेस्ले कमजोर नतीजे के बाद आधा % नीचे। तो यह है शुरुआती कारोबार का रुझान, जहां पर एक्शन भरपूर आपको इस वक्त होते हुए नजर आएगा। तो कुल मिलाकर मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की होती दिख रही है। इस मजबूती को आगे बढ़ाते हुए भी बाजार आपको दिखेंगे। दीप बताइए कहां है आपकी नजर? बिल्कुल सर, तो नजर ढेरों काउंटर्स पर है। जेके पेपर कल सर्किट लगाने के बाद सर आज भी तेजी में 6% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो इस पर तो आप रखिए नजर। साथ ही नतीजों का रिएक्शन देखिए। जेएम फाइनेंशियल जिसकी हम बात कर रहे थे, दमदार नतीजे और उसका रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, आरपीजी लाइफ, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, रैमको सिस्टम्स, वेल्सफन इंडिया तो ऑलरेडी कल आ गए थे नतीजे, बट आज भी यहाँ पर आपको इसका मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही आप रिएक्शन देख रहे हैं इस समय आते हुए सर। जहां तक सवाल है यूटीआई, एएमसी, सागर सीमेंट का भी, जहां पर नतीजों का रिएक्शन आपको काउंटर्स पर दिखेगा। आइसजेक, इनकी जॉइंट वेंचर को एक ऑर्डर मिला है, इसकी वजह से ये स्टॉक मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो डीपैम सेक्रेटरी के कॉमेंट्स हैं कि विनिवेश इसी साल हो जाने की संभावना है, उस पर भी आप रखिए नजर। अनूप इंजीनियरिंग, इक्विटास होल्डिंग्स, यहां पर कल बल डील्स होती हुई दिखी थी, तो ये काउंटर्स भी आपको फोकस में दिखेंगे। एप्कोटेक्स खरीदारी आ रही है। टीटी के प्रेस्टीज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वी गार्ड, एलगी इक्विपमेंट, कल इसकी बात चल रही थी, वहां पर मूवमेंट है। इंटेलेक्ट डिजाइन कल आ गए थे मार्केट ट्रायल्स में नतीजे पर, आज भी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ। साथ ही जीआईसी, इस पर भी रखिए नजर। 2-3 दिनों से यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक और काउंटर जो आज आपको तेजी में दिखेगा। गिरावट कहां पर आ रही है? एस्टेक लाइफ साइंसेस कमजोरी दिखाता हुआ। वर्लपूल, बिरला सॉफ्ट कल की तेजी के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली। अरविंद पर भी मामूली सा दबाव आते हुए दिख रहा है। रैमको सिस्टम्स पर भारी गिरावट है 12% की। पर इसके अलावा सर अच्छा रोटेशन चल रहा है। नतीजों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स आज आपको रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, वहीं पर करना चाहिए फोकस इस समय। और बाजार में भी एक्शन भरपूर है। 15,780 पर निफ्टी आते हुए दिख रहा है सर 70 पॉइंट्स की तेजी के साथ, और 34,700 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है सर। ओके,
ओके, तो ये है आपके लिए इस समय का पूरा मार्केट का एक्शन। आइए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है और उसी पर राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जिस तरह से मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है। टाटा मोटर्स, यहां पर प्राइस हाइक की जो खबर है उससे आपको हल्का सा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखते हैं टाटा मोटर्स पर। सुमित जी, जो गिरावट हुई है क्या आज थोड़ा संभलते हुए दिख सकता है? इन लेवल्स पर काउंटर 290 के करीब ट्रेड कर रहा है या फिर वापस ऊपरी स्तरों पर दबाव आते हुए दिख सकता है? देखिए दीपांशु, जो मैं पिछले 3-4 दिनों से बोल रहा हूँ कि 300 के ऊपर जब तक ये जाएगा नहीं तब तक ये थोड़ा सा डाइसी है। इसको 300 के ऊपर जाना जरूरी है फ्रेश तेजी के लिए। 300 के नीचे जब तक ये सस्टेन करेगा तब तक 270 275 के चांस बन सकते हैं, लेकिन अब इन लेवल्स पे एक बार फ्रेश सेलिंग भी अवॉइड करें क्योंकि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है और सपोर्ट से ये घूमने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। पोजिशनली अगर कोई लेना चाहता है तब तो इसको एक्यूमुलेट कर सकता है, और ट्रेडिंग के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो एक बार इसको 295 300 का लेवल ब्रेक करने दे, उसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा और फिर 20 से 25 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं एक बार इसको वेट एंड वॉच करके अवॉइड करना चाहूंगा एक बार ट्रेडिंग के लिहाज से। चलिए, ट्रेडिंग के लिहाज से इस समय अवॉइड है इस पर किरण जी, जो महानगर गैस की बात हो रही थी ओपनिंग से पहले, क्या इन लेवल्स पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए सर? 1170 के लेवल्स ऑलरेडी आ गए हैं और गेन्स होल्ड कर रहे हैं, या फिर इंतजार करें जब तक 1180 तक नहीं जाता? दीप, मेरा मानना है कि 1180 के ऊपर मेंटेन होना चाहिए इसको लगभग 15-20 मिनट, और उसके बाद आपको लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए, जो कि आपको टारगेट 1150 1260 तक ले जा सकती है। तो अभी के लिए वो गैप अप से खुला है। कल एक ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा था एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, वो शॉर्ट स्ट्रैप हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़े से मोमेंटम देखने को मिलेगी, पर कन्विक्शन 1180 के ऊपर ही आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए MGL 1180 के ऊपर ही इस पर आपको कन्विक्शन आते हुए दिखेगा, बट मोमेंटम में काउंटर आते हुए दिख रहा है। पालिया साहब, बायोकॉन को खरीदे, 395 के लेवल पर आ गया है। अच्छी खबर से अच्छी शुरुआत हुई है काउंटर की, क्या फाइनली यहां पर भी ट्रेड बनते हुए दिख सकता है सर? स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस जरूर था, न्यूज के चलते स्टॉक ने एक बाउंस दिया है जो कि इसके एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास था। कल का क्लोज उसके आसपास से इसने बाउंस जरूर दिया है, बट अभी भी अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में अभी भी वीकनेस तो यहाँ पे बनी हुई है चार्ट पे। तो जब तक ये 405 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सप्लाई प्रेशर इस पे बनता हुआ दिखेगा। हालांकि स्टॉक ने जरूर बाउंस दिया है। जिन्हें भी लोअर साइड पे जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली होगी लेने की, वो अपना स्टॉप लॉस को अब यहाँ से 389 के आसपास रख ले, और ऊपर में 405 ही इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके आसपास अगर स्टॉक आता है तो प्रॉफिट बुक करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक सवाल है बायोकॉन का। अच्छी शुरुआत हुई है। कुणाल जी, एस्ट्रल पर अपनी राय दें क्योंकि कल से ये वायदा कारोबार का हिस्सा बनने वाला है। क्या इस पर आज ट्रेड का सेंस मेक करता है सर? 1.5% ऊपर खुला है काउंटर। देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है, स्टॉक बहुत शानदार ट्रेंड में है दीपांशु। मुझे लगता है कि इस स्तरों पर बाय करना चाहिए। यहाँ पर एक आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और मुझे एक सपोर्ट नजर आता है। ये सपोर्ट 2040 के आसपास है, तो 2040 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए भी फ्यूचर्स में शामिल होना इसके लिए पॉजिटिव रहेगा और आपको 2150 तक की एक रैली देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में बाय करके चले, 2040 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक एस्ट्रल का सवाल है। कल से वायदा बाजार का भी ये काउंटर हिस्सा बनने वाला है। जेके पेपर फिर से आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, कल सर्किट लगा था, आज 5% की तेजी है। क्या अब इस एक्शन को चेज करना चाहिए या फिर 2 दिनों में जो तेजी आ गई है फिलहाल अवॉइड करेंगे? क्या राय देंगे जेके पेपर पर? कल बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव जेके पेपर के अंदर देखने को मिला था, तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी, या थोड़ा डिप्स मिले तो करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग नहीं करना है, बट एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। जब तक स्टॉक 260 के ऊपर है तब तक मजबूत है। ऊपर में 270 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 280 से 290 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में जेके पेपर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जेके पेपर पर। पूरा पेपर स्टॉक ही, पेपर सेक्टर ही आपको एक्शन में फिलहाल आते हुए दिख रहा है, बट डेफिनेटली नजर रखिए इस पर। अच्छी खबर आई है तेजस नेटवर्क्स के लिए, तो वो स्टॉक तो एक्शन में है ही, बट टाटा कम्युनिकेशंस पर भी रखिए नजर क्योंकि ये एक्विजिशन करने वाले हैं हिस्सेदारी का। तो टाटा कम्युनिकेशंस पर एक बार राय दे बंसल जी, किस तरह से देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर को? 1.5% ऊपर।
देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। कल भी स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिली थी, अनचार्टेड टेरिटरी में है। यहाँ पर 1420, 1422 एक अच्छा सपोर्ट है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें, करेक्शन पर नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन पर राय। टाटा कम्युनिकेशन को भी मिल रहा है फायदा, और साथ ही फायदा मिल रहा है आपका तेजस नेटवर्क को भी। और वक्त है अब एसआईपी स्टॉक का। बताएं आशीष, आज का एसआईपी स्टॉक। अनिल जी, स्टॉक है करियर पॉइंट। कंपनी के पास 30 साल का करीब यानी 3 दशक का जो है अनुभव है एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट बात यह है कि प्रमोटर्स का जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी का ट्रेंड अगर आप देखें तो प्रमोटर्स धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी जो है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर 2018 में देखें तो 62.43% हिस्सेदारी थी, जो कि सितंबर 2019 में 63.59% हो गई, 2020 में 63.64 और जून 2021 यानी रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 63.68% हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स के पास है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इस सेक्टर में काफी कम कंपनीज ऐसी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है। और FY21 जो कि एक चैलेंजिंग और बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर था, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हमने देखा था कि डिसरप्शन आया था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रीवियस जो ट्रेंड है वो काफी सपोर्टिव नजर आ रहा है। कंपनी आय और मुनाफे दोनों का ट्रेंड अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। FY16 में कंपनी की जो आय थी करीब 76 करोड़ के आसपास की थी, जो कि FY20 में बढ़कर 105 करोड़ होगी। 21 एक एक्सेप्शनल ईयर था, लेकिन अब आगे जाकर आपको फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी काफी बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक काफी सस्ता है। FY20 के हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी का पी केवल 10 साढ़े 10 के पी पर आपको स्टॉक मिल रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो 2.8 टाइम्स पर है और प्राइस टू बुक 0.64 का है। डेट टू इक्विटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, मेंशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, 0.15 है। और कंपनी के पास अगर आप देखें तो रिलेटेड पार्टी लोन्स और अदर एडवांसेस हैं करीब 164 करोड़ के आसपास की, जो कि कुल मार्केट कैप का करीब 57% है। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर यह आ सकता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि चाइना में जो एक एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हो रहा है वो इस कंपनी के लिए एक बढ़िया मौका देखने को मिल सकता है। और कंपनी लगातार अपनी ई लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो है फोकस बढ़ाते जा रही है। और इस सेगमेंट में हमने देखा है कि कितनी क्रेजी वैल्यूएशन जो है अन्य स्टार्टअप्स को मिलती हुई नजर आ रही है। तो अनिल जी, एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी शानदार है, बढ़िया रिटर्न्स देगी। बढ़िया रिटर्न्स की उम्मीद आ सकती है। और अनिल जी, इस स्पेस पर भी एक्शन बन रहा है। स्टार्टअप्स तो काफी बड़ी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, तो क्या उसका इंपैक्ट यहां पर भी आते हुए दिख सकता है? आपको क्या पसंद है सर इधर? दीप, देखिए इस कंपनी में सबसे पहली चीज तो है कि ओपनिंग अप थीम का ये स्टॉक बनता है। जैसे जैसे अब वापस से ओपनिंग अप होगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, क्लासेज, ये सबसे फिर से खुलते हुए नजर आएंगे। तो पिछला 1 साल 1.5 साल बहुत खराब रहा है कंपनी के लिए, तो अब ये चीजें वापस से आपके लिए लौटती हुई दिखेगी। तो सबसे बड़ा फायदा तो ओपनिंग अप थीम वाला इस कंपनी को मिलने वाला है। दूसरा बड़ा फायदा जो चीन में हो रहा है उसका फायदा इंडियन एजुकेशन कंपनियों को मिलेगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। एडुटेक कंपनियों में पैसा लगाने के लिए दुनिया भर के इन्वेस्टर तैयार बैठे हैं और ज्यादातर काफी बड़ा पैसा वहां पर गया है। लेकिन अब जिस तरह से चाइना ने यह तय कर लिया कि वहां की कंपनियों में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर करना होगा, तो पैसा लगाएगा कौन? ऐसे में भारतीय एजुकेशन कंपनियां ये बड़ी आकर्षक हो जाती, तो वहां से आपके लिए बड़ा एक्शन आता हुआ दिखेगा। दूसरी बात, इसके अलावा तीसरी बात है कि प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस जो है 30 साल से ज्यादा का है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। 62% से इन्होंने स्टेक बढ़ाकर 64% किए, स्टेक भी वो बढ़ा रहे हैं, वो एक अच्छा संकेत है। पिछले 5 साल में ये लास्ट ईयर छोड़ दे तो स्टडी ग्रोथ रही है लगातार। आप देखिए आय 76 करोड़ से 105 करोड़ पहुंची है, मुनाफा 14 करोड़ से 27 करोड़, लगभग दुगुना होता दिखा है। तो धीमे धीमे ग्रोथ कर रही है कंपनी, ये एक अच्छा संकेत है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है।
सिर्फ 10 के पी मल्टीपल पर अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स लेस देन 3 है, जो कि एजुकेशन कंपनियों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी नीचे, डेट नहीं के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो की तरह। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो आगे चलते हुए इस कंपनी के लिए हो सकता है, एक चाइना से आने वाले जो इन्वेस्टर्स अब इंडियन कंपनियों में पैसा लगाएंगे। दूसरा, हाल ही में आपने देखा होगा एक डील हुई थी बाईजूस की। बाईजूस ने आकाश करके जो ट्यूटोरियल कंपनी है उसे खरीदा था, और उन्होंने लगभग उसको, मतलब जो उसकी सेल्स है 1000 करोड़ के 6,500-7 हजार करोड़ के आसपास, यानी 6 गुना से ज्यादा पर खरीदा था। तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के लिए भी अगर उस तरह के वैल्यूएशंस आप देखें तो स्टॉक आराम से यहाँ से दुगुना होने की ताकत रखता है। मुझे लगता है कि वित्त वर्ष 2023 में 2 साल आगे की मैं बात सोच रहा हूँ कि लगभग 45 करोड़ के आसपास का मुनाफा कर सकती है कंपनी। 300 करोड़ का अभी मार्केट कैप है, री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। छोटा टारगेट रखें इसके लिए 200 और 220 रुपए का, ये छोटा टारगेट आपको रखना चाहिए, और बड़ा टारगेट 300 रुपए का, यानी कि लगभग दुगुना होने की संभावना बनती। तो 200-220 शॉर्ट टर्म टारगेट और 300 रुपए तक के टारगेट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए करियर पॉइंट में। ये हमारी राय। और आइए करियर पॉइंट के चार्ट पर एक बार राय ले लें। सुमित जी देखिए जरा इसके चार्ट पर दीजिए अपनी राय। अनिल जी, मेरे को लग रहा है ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक ने रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर दिए, स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर भी आ चुका है। स्टॉक में आज एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में 185 रुपए से लेके 190 रुपए तक का मूव करियर पॉइंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है। नजर रखते हैं इस काउंटर पर कैसा एक्शन रहेगा। आइए एक कॉल दे रहे हैं सिद्धार्थ जी बिगुल, उनके लिए सुपर सेट का। बताएं सर। दीपांशु, ये जो स्टॉक है ये गणपति बप्पा के दूसरे नाम से जुड़ा हुआ नाम है, और गणपति बप्पा का जब बात करेंगे तो कंपनी का नाम होगा हिरंबा इंडस्ट्रीज। हिरंबा इंडस्ट्रीज जो केमिकल क्रॉप प्रोटेक्शन में बहुत दमदार काम कर रही है। हाल ही की लिस्टिंग है हिरंबा इंडस्ट्रीज की। एग्रोकेमिकल में बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी केटर कर रही है। कंपनीज लाइक सुमितोमो केमिकल, पीआई इंडस्ट्रीज, मेक मनी ऑर्गेनिक्स, इनको सप्लाई करती है। और 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनके: स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। हिरंबा इंडस्ट्रीज को खरीदारी की राय है 877 के टारगेट के लिए। हिरंबा इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। ये भी एक रिसेंटली लिस्टेड काउंटर है जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्वागत करते हैं सिमी जी का, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। सिमी जी गुड मॉर्निंग। बताएं मैम, क्या कौन सा ट्रेड लेकर आई हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पहला कॉल होगा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 718 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट होगा 734, दूसरा होगा 738 और तीसरा होगा 744। 34, 38 और 44 ये तीनों टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और मेरा दूसरा कॉल होगा डीएलएफ पर। डीएलएफ को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 329 का स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ को खरीदने का सलाह है। पहला टारगेट होगा 339, दूसरा होगा 344 और तीसरा होगा 347। 39, 44 और 47 ये तीनों टारगेट के लिए 329 का स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील और डीएलएफ 2 स्टॉक्स में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय इस वक्त सिमी जी की तरफ से आती हुई। शुक्रिया सिमी जी। आइए अगला स्टॉक है आपके लिए स्पेशल पिक के तौर पर। किरण जी हमारे साथ तैयार हैं स्पेशल कॉल का एक बिगुल किरण जी के लिए। बताएं किरण जी। अनिल जी, पिक ऑफ द मंथ रहेगा और बाय करना है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अगर हम चार्ट देखते हैं अनिल जी, तो पिछले 4 महीने का अगर जायजा लेते हैं
तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट 285 के आसपास है और रेंज 285 360 ये है। हम इस सपोर्ट के बहुत नजदीक है, रिस्क बहुत कम है और जिस तरीके से हमने वर्टिकल फॉल देखा है 360 से लेके 285 तक, मेरा मानना है कि इसका सिर्फ बाउंस बैक भी देखा जाए तो 320 330 ये लेवल्स अगस्त सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो अभी 293 के आसपास ट्रेड कर रहा है अगस्त फ्यूचर्स, ये बाय करने की सलाह है। 281 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 320 का मेरा पहला टारगेट, 330 का दूसरा टारगेट, ये अगस्त सीरीज के लिए बाय करके चलने की सलाह होगी। ये है राय आपके लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की इस वक्त आती हुई दिख रही। स्पेशल पिक के तौर पर 281 का स्टॉप लॉस लगाए और 320 330 तक के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी चाहिए आपको। ये राय जैन साहब की तरफ से आती हुई। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक तो अपडेट, कल हमने एक्सपायरी ऑप्शन में बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, मार्केट आज खुलने के साथ उसके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, तो ये तो एक्सपायरी ऑप्शन का बैंक निफ्टी के कॉल का अपडेट था। और अब जो कॉल रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 84, यानी कि जिस स्टॉक पे मैं भी प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं उसका भाव चल रहा है 84 और स्टॉक का नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज। प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले 3 दिनों में हर रोज तेजी दिखाया है, जहां की मार्केट्स के अंदर छोटा मोटा करेक्शन हमको देखने को मिला था, बट प्रकाश इंडस्ट्रीज ने पूरा रिवर्स और अपोजिट मूव दिखाया है। ये संकेत है कि स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से 10 से 15% का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 91 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा 91 और दूसरा टारगेट बनेगा 99। 10 दिन से लेके 15 दिन का व्यू लेके काम करें स्टॉक के अंदर। मेरे को लग रहा है कि 91 से 99 तक का मूव बहुत जल्दी और बहुत शार्प देखने को मिलेगा। खरीदारी करें, 78 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 91 से 99 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, आइए अब पालविया साहब भी एक कॉल दे रहे हैं बिगुल, उनके लिए BTST। बताएं पालविया साहब। तो दीपांशु जी, बाय करना है बाटा इंडिया फ्यूचर को। अगस्त सीरीज का फ्यूचर बाय करें, आज एक्सपायरी है। तो ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में करेक्शन के बाद स्टॉक में अब जिस तरीके से कल के सेशन में रिवर्सल देखने को मिला, स्टॉक ने डेली चार्ट पे डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में अब करेक्शन के बाद कल के सेशन में जो बाइंग इंटरेस्ट था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रही, तो हमें लगता है बाटा इंडिया को यहाँ से बाय करना चाहिए। और इस सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है कि ड्यूरिंग द डे टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1640 से 1645 तक के। अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं करीब 1613 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 1602 के आसपास का और टारगेट होंगे 1640 1645 के। तो बाटा इंडिया पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो रीओपनिंग थीम का एक और काउंटर नजर रखिए, बाटा इंडिया, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या पसंद है। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, कल मारुति के रिजल्ट्स आए थे और आज इसने कल का लो ब्रेक किया है। ये मेरे लिए बहुत नेगेटिव है, लेकिन अभी बात करते करते थोड़ा सा ज्यादा गिरा है। मेरा सेलिंग लेवल 6980 का है, मतलब वहां पर मैंने रिकमेंड किया है। और 69 अभी 70 72 75 के आसपास है। 6980 6990 यहाँ तक बाउंस पे बेचे। आपका एक 50 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 7030 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे मारुति 6780 तक जाते हुए दिखता है। मुझे यहां से भी एक 150 रुपए की डाउन मूव दिखती है। ओके, तो 150 रुपए की डाउन मूव आ सकती है मारुति पर। नतीजों के बाद रिएक्शन, कल भी थोड़ी सुस्ती थी, आज भी आपको ये सुस्ती दिखा रहा है। सेल कॉल मारुति पे। आइए देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी की पिक, बिगुल, उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, देखिए एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी आईटी इंडेक्स पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स दोबारा से निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लगा है और एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है।
तो आने वाले कुछ दिनों में आपको दोबारा से आईटी स्टॉक से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और हमने इसकी शुरुआत की है पहली खरीदारी की राय से और ये स्टॉक है HCL टेक जो कि काफी वक्त से नहीं चला है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 1000 के ऊपर हुआ है। ओवर टू राकेश। हिमांशु, बेहतरीन ब्रेकआउट है। काफी समय से आईटी को अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज पिछले 3 दिनों के हाईज के ऊपर निकला है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, साथ में एक ब्रेकआउट है। तो HCL टेक है, चार्ट कॉर्नर पिक 990 का स्टॉप लॉस है, 1020 पहला टारगेट है, 1030 दूसरा टारगेट है। 1020 1030 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी HCL टेक में। कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से ये है आपके लिए स्टॉक। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए जैन साहब के जेम्स का। बताएं जैन साहब, आज का जेम्स स्टॉक। बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड। आई थिंक परसों शायद हमारा जो ट्रेडर्स डायरी शो है उसमें भी शायद इस स्टॉक के बारे में जिक्र किया गया था और उस दिन भी जबरदस्त मूव दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी के बारे में देखिए अनिल जी, मुझे आपकी बहुत याद आई जब मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि इसका पुराना नाम है जेके उदयपुर उद्योग और मैंने इसके आईपीओ में 93-94 में आईपीओ था, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था तब। और उसके बाद अब तो नहीं है, खैर वो तब निकल गए थे आईपीओ में, तब भी ऐसा ही करते थे, एयर पॉकेटिंग लिया और बेच दिया वाला। और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और जयपुर में रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उदयपुर जयपुर दोनों का समावेश है। बट अदरवाइज इतने साल तक मैंने क्यों इस स्टॉक के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि कई सालों से इसके नेगेटिव रिजर्व्स थे। पिछले 2-3 सालों से अब ये कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करने लगी है और सबसे बढ़िया बात है 72% स्टेक जेके नाम है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स में जेके का नाम नहीं आ रहा है, बट अदरवाइज जेके लक्ष्मी सीमेंट इसका प्रमोटर है, मतलब अब ओनर है, 72% उनकी स्टेक है। तो जेके लक्ष्मी हमने काफी निचले लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं और किस तरीके से अब 3-4 गुना हो गया उन प्राइसेस से, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है अब इस कंपनी में। 16 के पी मल्टीपल पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16-17 के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 31-32% और 72% प्रोमोटर होल्डिंग मैंने बताई। और प्रॉफिट की जो कैगर है पिछले 3 साल की वो 49%, पिछले 5 साल की 62%। ओपीएम लेवल्स आर वेरी गुड, 20% के लगभग ओपीएम लेवल्स है और 2.2 मिलियन टन की कैपेसिटी है इनके पास। और इनकी एक ब्रांड है प्लेटिनम हेवी ड्यूटी सीमेंट, मतलब ये प्लेटिनम हेवी ड्यूटी के नाम से इनकी एक ब्रांड चलती है जो कि अच्छी चर्चित ब्रांड है और बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और पिछले कई सालों से अब बहुत अच्छी मार्केट में पेट पकड़ चुकी है। और मैं क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह भी देख रहा था, तो चूंकि जेके लक्ष्मी है तो क्रेडिट रेटिंग्स बहुत स्ट्रांग मिल रही है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो जून का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। पिछले जून में 6 करोड़ का पैट था, उसके सामने 17 करोड़ का पैट है। और पिछले मार्च में ये लोग नॉर्मल सा एक नॉमिनल सा 2 करोड़ का लॉस था, जिसके सामने 22 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में। सो ओवरऑल अब इस तरीके से अगर नेट प्रॉफिट की अगर देखें तो टीटीएम बेसिस पे 66 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है, विच इज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है और आराम से जो टारगेट्स है वो करीब 50 रुपया तो इमीडिएटली लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब री रेटिंग की तरफ जा रहा है और जैसे सीमेंट स्टॉक सारे चल रहे हैं और छोटे स्टॉक्स मैंने बहुत सारे पहले भी बताए हैं और सब एक से एक रॉक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी उस लिस्ट में अब शुमार हो जाएगा। बिल्कुल, तो 50 रुपए के टारगेट तो आपको रखने ही है, पर और भी बड़ी गेंस आपको आती हुई दिख सकती हैं। उदयपुर सीमेंट, इस पर आपको रखनी है नजर। जैन साहब का जैन पिक है ये आज की। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब अपनी कॉल देने के लिए। आइए स्वागत करते हैं हिमांशु गुप्ता साहब का ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का बिल्कुल। बताएं हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी। तो यहाँ पर जो पहला पिक है जो मुझे आज पसंद है वो है बजाज फाइनेंस और इसमें तेजी के लिए हम यहाँ पर खरीदेंगे 6500 की अगस्त की एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन। हिमांशु जी देखिए लॉजिक काफी क्लियर है, स्टॉक एक काफी दिनों से एक अपसाइड का ब्रेकआउट दिखाने के लिए तैयार है। इनफैक्ट जो काउंटर पार्ट है इसका बजाज फिनसर्व लगातार वहां पर लॉस बनते हुए नजर आ रही है। स्टॉक डेली बेसिस पर नए हाई बनाता हुआ नजर आया है। बजाज फाइनेंस भी मुझे लगता है कि आज की एक्सपायरी से, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हम मंथ की एक्सपायरी पर है, तो यहाँ पर अब वापस से जो एक रेजिस्टेंस कैप है 6300 पर वो कटते हुए देखने को मिल सकती है और यहाँ से 6500 तक बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कीमतें जाते हुए देखने को मिल सकती हैं।
तो 6500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है अगस्त का, जो कि लगभग 120-122 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 175 और 180 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं और 100 रुपए का यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड इस पर्टिकुलर ट्रेड का काफी फेवरेबल है, तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है कॉल ऑप्शन के जरिए। ओके, तो 6500 का कॉल ऑप्शन खरीदें बजाज फाइनेंस का अगले महीने का। 120 रुपए में ये मिल रहा है, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 175 से 180 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। हिमांशु जी, एक ही कॉल है या और भी कोई? एक और कॉल है और वो है मेटल स्पेक से। अनिल जी, एक स्टॉक जो कि रिलेटिवली एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों से दिखाता आया है वो है हिंडाल्को। और अनिल जी, जिस हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से लॉन्ग ऑडिशन बिल्डअप होते हुए नजर आई है, मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक आज के सेशन में ही एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। तो हिंडाल्को में अगस्त मंथ के 425 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलें। 14.5 रुपए के आसपास का अनिल जी अभी यहाँ पर करंट भाव है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर 20 से 22 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखाने का पोटेंशियल रखती है और 11 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर 425 की हिंडाल्को की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन खरीद के चला जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है हिंडाल्को 440-450 के लेवल्स के जाने की तैयारी करता हुआ बिल्कुल तैयार है, तो इसके चलते इसके 425 के अगस्त मंथ की एक्सपायरी में खरीदारी करके चला जा सकता है। तो 2 निफ्टी कंपनीज पर कॉल ऑप्शन की खरीदारी है। बजाज फाइनेंस 6500 का कॉल खरीदें और हिंडाल्को 425 का कॉल खरीदें। यह है हिमांशु जी की राय। ऑप्शंस की एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। मॉर्निंग जय, बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। दीप, एक अपडेट पहले तो कि कल 15,600 का कॉल ऑप्शन ने रेकमेंड किया था 5 अगस्त का, उसके फर्स्ट टारगेट्स हासिल हुए, उसके ऊपर भी गया काफी। सो वहां पे डेफिनेटली मुनाफा बुक करना है। एंड अब जो दे रहा हूँ वो है 15,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 5 अगस्त का 164 के आसपास मिल रहा है, 164। इसको खरीदना है आपका। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 118 का। दीप, इसको क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। सो 118 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, 164 पे इसको खरीदना है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा दैट वुड बी, वो छोटा सा टारगेट है 197 का। सेकेंड टारगेट जो बन रहा है दीप यहाँ पे दैट वुड बी अराउंड 220। सो 197 220 ये 2 टारगेट्स के लिए 15,650 का निफ्टी का कॉल खरीदना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो निफ्टी में क्लियरली एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको हम कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मुझे ऐसा लगा, और जो हिसाब से आज भी एक ब्रेकआउट आया है एंटिसिपेटेड, तो फिर से मार्केट में अपटर्न देखने मिल रहा है। बट एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 15,800 पे डेफिनेटली काफी प्रेशर है। सो अगर आज नहीं तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कल 15,800 के लेवल से निकलने चाहिए। और बैंक निफ्टी में मुझे स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। अगर वो यहाँ से और अच्छा मूव दिखाता है, मे बी 34,800 850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 35,000 की ओर वो जा सकता है। सो बैंक निफ्टी विल प्ले क्रूशियल रोल, बट निफ्टी भी 15,800 के आसपास जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है उसका, वहाँ पे सबसे ज्यादा वही देखने मिल रहा है अभी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो निकलता है तो और स्ट्रेंथ आएगा दीप। फ्लिप साइड में ये कहूंगा कि 15,500 का जो बेस था अब वो शिफ्ट हो चुका है 15,600 650 की रेंज में। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने के लिए। 15,600 का खरीदना है, 15,650 जय, 15,600 नहीं जी, 15,600 तो हमने कल दिया था, आज खरीदना है 15,650 का। हाँ, मैंने भी 650 ही सुना, बराबर है। 15,650 से ठीक कर दें, 15,600 नहीं, 15,650 वाला कॉल खरीदना है अगले हफ्ते का 164 रुपए में। 118 का स्टॉप लॉस, 197 और 220 करेक्ट कॉल आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पर 15,650। किरण का कमाल, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी भी तैयार है। चलिए, बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए भी लगे हाथ साथ में बजाई दीजिए। 2 बैक टू बैक, क्या फर्क पड़ता है, चार्ट कॉर्नर भी।
किरण जी करिए शुरुआत। अनिल जी, मेटल इंडेक्स ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, 2.5-3 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। और मुझे जो पसंद है मेटल में अभी स्टॉक जिसने बहुत बड़ा 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। अनिल जी, इसका मेरा आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है मंथली। मेरा मानना है कि जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए, मुझे लगता है ऑन द आउटर साइड आपको 760 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। इतने बड़े टारगेट्स के लिए बिल्कुल क्रिएट करें। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 732, ये सारे अगस्त सीरीज की बात कर रहा हूं, तो 760 के टारगेट्स आपको पहले देखने को मिल जाने चाहिए और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 732। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है, ये बिल्कुल बाय करके चलने की सलाह है। ओके, बताएं राकेश जी, कुणाल जी, आपका क्या इरादा है जेएसडब्ल्यू स्टील पर? अनिल जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी की राय है। सब कुछ किरण जी ने बोल दिया है, टेक्निकली कुछ बचा नहीं है, तो लेवल्स बचे हैं। ओवर टू यू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो निफ्टी मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 5500 के ऊपर, मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में आपको तेजी बनते दिखेगी। और जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट बहुत ही शानदार है, किरण जी के लेवल से ही मिलते जुलते हमारे भी लेवल्स हैं। 725 पर स्टॉप लॉस रखना है, 760 का टारगेट है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमारी भी खरीदारी की राय है। 160 का टारगेट आते हुए दिख रहा है। राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी, किरण जी की तरफ से भी नजर रखिए, इस काउंटर पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखेगा। पर आइए एक और काउंटर जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, अनिल जी ने आइडेंटिफाई करा है बिगुल आज के 2000। दीप, खरीदारी करने की राय है, खरीदारी करनी है टीएनपीएल यानी कि तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। पेपर स्टॉक सारे बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं और जबरदस्त मजबूत दिख रहे हैं। मजे की बात बताऊं, पिछले एक महीने में लुम्बर के दाम, जो कि पल्प जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं, ये पेपर स्टॉक्स के लिए जो रॉ मटेरियल का काम करता है, इसके दाम आधे रह गए हैं, 45% से ज्यादा गिरे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में कितनी तेजी से इनके लिए गिरावट आती हुई दिखी। तो इनके दाम गिरने का सबसे बड़ा फायदा होगा इन कंपनियों को, जो हिंदुस्तान की टीएनपीएल तमिलनाडु न्यूज प्रिंट उस लिहाज से बहुत ही तगड़ा है। इनका मुनाफा भी जबरदस्त बढ़कर आया था, 4 गुना के आसपास मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़कर आएगी। और आप देख रहे हैं कल से सारे पेपर स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है टीएनपीएल में खरीदारी का एक बढ़िया मौका बन सकता है। 163, 170, 182 3 टारगेट मैंने जुड़े हैं, तो 163 वाला तो पार हो चुका है। 170 और 182 ये 2 और टारगेट है ऊपर की तरफ के, जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 148 के आसपास था, अब आप अपना स्टॉप लॉस 151 का कर लीजिए, आज के लो का स्टॉप लॉस कर लीजिए 151 का। पोजिशनली होल्ड करें सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स में। मैं बार बार ये कहता हूं कि यहाँ पर पोजिशनली होल्ड करने का वक्त है, तो ये स्टॉक है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। टीएनपीएल 170 और 182 ये 2 टारगेट के लिए। एक पेपर स्टॉक पर मैं सिद्धार्थ जी आपके पास भी राय लेने के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से टारगेट देख लें आप 170, 182 और जो कंपनियां हैं जो पेपर स्पेस में जिनको बड़ा फायदा होगा उन पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए जो 2-3 कंपनियां जिनको सबसे बड़ा फायदा होगा, स्टॉक सारे ट्रेड कर रहे हैं एक्शन में, लेकिन एक स्टॉक और है जो आपके रडार पर आना चाहिए, वो है इमामी पेपर। इमामी पेपर भी 6-7% मजबूत है। राजेश पालिया साहब से इसके चार्ट पर एक बार राय लूंगा। पालिया साहब, इमामी पेपर्स, इसके चार्ट्स बताएं, क्या यहाँ पर भी एक अच्छी मजबूती के संकेत हैं? 175, 180 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, 180 के आसपास। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए पूरे ही सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना है। हम देखें कल भी अच्छा मोमेंटम था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को। इमामी पेपर की बात करें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए अब ये ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो इसमें कंटिन्यू रहेगा। 180 के ऊपर अब ये जो ब्रेकआउट हो चुका है, इसमें स्टॉक में जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 192 से 195 तक के, ये इमीडिएट ट्रेडिंग के टारगेट है। बट जिस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है चार्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा टाइम 160, 165 की रेंज में बिताया और वहां पे बेस बना है। अब जो ब्रेकआउट हुआ है दर्शाता 195, 205 तक के भी इसमें पोजिशनल टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे बाय करना है 176 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आना चाहिए 195 तक के।
195 तक के टारगेट के लिए इमामी पेपर में भी खरीदारी करें। स्टॉक काफी मजबूत दिख रहे हैं। और एक और स्टॉक जिसको फायदा होगा लुम्बर के प्राइसेस कम होने का, वो है शेषाशाही पेपर, जो सिमी जी के पसंद का भी शेयर रहा है और ये स्टॉक भी बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज हालांकि दूसरे के स्टॉक्स के मुकाबले में कम बढ़ा है, 5% के आसपास की तेजी है, लेकिन सारे पेपर स्टॉक्स यहाँ पर जबरदस्त मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। शेषाशाही पेपर, सुमी जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालिए। अनिल जी, सारे पेपर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है और आपने एकदम सही स्टॉक पकड़ लिया। TNPL मेरे भी रडार पे आ रहा था, स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव जरूर देखने को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आपने शेषाशाही के ऊपर पूछा है, ये स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, 200 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शेषाशाही के अंदर भी यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 225 रुपए से लेके 240 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 200 के ऊपर होल्ड करता है तब तक स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे पेपर्स पर राय। जरा एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ले ली जाए पूरे सेक्टर पर। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, सही स्टॉक आपने चुना है और सबसे बड़ी चीज कि जो इंडस्ट्री चाइना का इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बन सकता है वो सारे इंडस्ट्री मजबूत करेंगे, इंक्लूडिंग पेपर जो आपने चुना है। पेपर इंडस्ट्री बहुत मजबूत है क्योंकि चाइना का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बन सकता है और बहुत सारी ड्यूटीज भी लगेगी। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल प्राइसेस जो गिर रहे हैं ये भी एक फायदा है क्योंकि इनके ऑपरेशनल कॉस्ट पूरे कम होंगे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है पेपर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और इसमें अव्वल नंबर की कंपनी है जेके पेपर। तो ये है आपके लिए सारे पेपर स्टॉक्स पर खरीदारी करने की राय। सही सेक्टर है, चाइना का सब्स्टिट्यूट, ये तो थीम हमें पता ही नहीं था। सबसे पहले सिद्धार्थ जी ने पकड़ी केमिकल शेयरों के केस में, केमिकल और बाकी सारे शेयरों के केस में। आइए बढ़ते आगे। सुमी जी तैयार है अपनी सुपरहिट के साथ, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार तत्व चिंतन की लिस्टिंग पर नजर डाल दीजिए। प्री ओपनिंग सेशन यहाँ पर हो चुका है। जैसा कि हमारी उम्मीद थी 2100 से 2300 रुपए की रेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 2100 रुपए के आसपास। वाह क्या शुभ आंकड़ा, 2111 रुपए, 2111। ऐसा लगता है कि मतलब लिफाफा बनाने का लेवल है 2111। तो चलिए, शगुन वाली लिस्टिंग है, 2111 पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने एकदम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया है वो 2000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रख ले, तब भी आपका 1083 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। और अगर आप थोड़ा और अपसाइड सोचते हैं कि बन सकता है, क्योंकि 180 गुना इश्यू भरा था, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई थी रिलायंस पावर के आईपीओ के बाद, तो फिर आप ट्रेल करते चले। 2200 हो जाए तो स्टॉप लॉस 2100 पे ले आए, 2300 हो जाए तो 2200 पर ले आए और अभी 2000 का स्टॉप लॉस रख ले, अपने मुनाफे को बांधे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर आपको डरने घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1000 रुपए अगर आपके दाम से ऊपर है, ऐसे में 200-300 रुपए ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपका कंफर्ट लेवल काफी कुछ रहता है। तो ये है तत्व चिंतन फार्मा की प्री ओपनिंग सेशन में लिस्टिंग। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 69 रुपीज 25 पैसा। स्टॉक का नाम है GMDC लिमिटेड, GMDC। इस स्टॉक के अंदर आफ्टर ए करेक्शन आज पहला दिन है जब एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि GMDC में यहां से बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अंदर ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 75 रुपए का बनेगा और 75 रुपए का लेवल भी इस बार टूटना चाहिए और 80 रुपए तक के लेवल GMDC में देखने को मिलने चाहिए। ये स्टॉक हमने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, 50 रुपए के लेवल से हम मोस्टली रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। स्टॉक में करेक्शन के बाद अब एक मूव का शुरुआत हुआ है, तो खरीदारी करें GMDC में। यहाँ पे CMB पे नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 65 रुपए 50 पैसे का, यानी 65 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। एक हफ्ते का व्यू रखें, 75 रुपए से लेके 80 रुपए तक का मूव GMDC के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा GMDC के अंदर। ओके, तो 75 से 80 के टारगेट के लिए GMDC पर रखें नजर। ये काउंटर है सुमित जी को पसंद। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, एक फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है, अगस्त फ्यूचर्स। इनफैक्ट ये रहेगा LTI का 4440 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लेवल है 4440। इस पर खरीदना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रहेगा 4390 का, मतलब 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। दीपांशु, अगस्त फ्यूचर्स खरीदना है। इस पे फर्स्ट टारगेट जो बनेगा इसका 4500 का है एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 4440 का। तो रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा बन रहा है। LTI फ्यूचर्स अगस्त फ्यूचर्स
ऑगस्ट फ्यूचर। अरे जय, अभी तो आप लाइव से अभी फोन पर ऐसे गायब कहाँ हो गए? और अच्छा, फोन पे गायब हुए हो तो ठीक है। आपकी जो, अरे एक मिनट, जय की डीपी वाली फोटो दिखाइए। अरे गजब की फोटो है, मतलब ये कब कहाँ खिंचवाई? इसमें तो 10 साल यंग भी दिख रहे हैं आप। अनिल जी, वो जो मोबाइल से कनेक्ट करते हैं हम लाइव, वहाँ पे अनिल जी उसका चार्जिंग खत्म हो गया। और अनिल जी थैंक यू वेरी मच। अनिल जी अभी भी ऐसे ही दिखता हूँ अनिल जी। ओह चलो, बहुत अभी भी ऐसे दिखते हैं? ना, एक मिनट। अब की बार जब भी जय लाइव हो, तब लाइव और ये वाली दोनों फोटो मिलाकर देखेंगे और हमारा पैनल डिसाइड करेगा कि जय अब भी वैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। हाँ, एक चीज कह सकता हूँ, दिखने का तो पता नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले में कॉल्स तो आपकी और भी दमदार, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ जबरदस्त, एक के बाद एक सुपरहिट कॉल्स जय के, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की कॉल्स हो या फिर स्टॉक्स के। तो जय ने दिया अब आपको L&T इन्फोटेक खरीदने का कॉल 4390 के स्टॉप लॉस के साथ 4500 4540 दो बड़े टारगेट के लिए। आइए चलते हैं, जल्दी से तत्व चिंतन की लिस्टिंग होने जा रही है। आइए लिस्टिंग पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि देख लेते हैं किस तरह का एक्शन इस IPO की लिस्टिंग पर आपको देखने को मिला। 2111 ये है वो आंकड़ा जिस पर तत्व चिंतन का IPO लिस्ट होने की तैयारी में है, और उसके बाद देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद क्या कुछ होता है। ये है आज की बड़ी लिस्टिंग आपके लिए तत्व चिंतन की। इस साल का सबसे सुपर हिट IPO एक तरह से कह सकते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन के लिहाज से। रिलायंस पावर का एक जमाने में आया था 2008 में, उसके बाद अब तक का सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स वाला IPO इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ये है आपके लिए तत्व चिंतन लिस्टिंग होती हुई इस वक्त। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, प्री ओपनिंग सेशन की तो हो गई, लेकिन लिस्टिंग के बाद की टिक्स आपके आने की तैयारी में है। 2111 यही लेवल है लिस्टिंग का दोनों ही जगह, NSE और BSE पे। ऐसा लग रहा है किसी ने जैसे न्यूमरोलॉजी के लिहाज से दोनों जगह एकदम देखो 5 पैसे का फर्क है, मतलब किसी ने सोच समझ के एकदम डाला कि यही भाव में लिस्टिंग होनी चाहिए, यही भाव में 5 पैसे का फर्क रह गया, इतना तो मार्जिन ऑफ एरर चलता है, कोई खास बात नहीं। लिस्टिंग हो चुकी है 2200 के पार निकलता हुआ तत्व चिंतन। 2100 से 2300 रुपए की लिस्टिंग का हमारा अंदाजा था, उससे भी पार निकलता हुआ 2400 की तरफ। वाह क्या बात है, जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ 120% मजबूत 2350, 2380, 2388। ओहो, 2400 रुपए का भाव BSE पर हाईएस्ट बनता हुआ 2402 और NSE पर 2534। माय गुडनेस, 2534 NSE पर यह हाईएस्ट भाव है और BSE पर 2486 का हाईएस्ट भाव। ये भाव कब बदल रहे पता नहीं, मैं तो खाली हाई देख देख कर आपको बता रहा हूं। बहुत तेजी से भाव बदलते हुए और बढ़ते हुए 125% का बड़ा इजाफा तत्व चिंतन की लिस्टिंग पर होता हुआ दिख रहा है। 2534 रुपए, यह है लाइफ टाइम हाई, पहले मिनट में बनाया है अब तक का तत्व चिंतन ने। 2486 BSE पर बनाया है। तो यह है आपके लिए दमदार एक्शन आपके लिए तत्व चिंतन का। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 2200 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और जिनको लगता है कि भाई ठीक है 125% हो गया, मालामाल हो चुके हैं। वैसे तो 180 गुना में किसको कितना मिला होगा, जिनको मिला होगा वो वाकई में बहुत ही भाग्यशाली है। अब पता नहीं किसको मिला है किसको नहीं मिला है। चलिए, ये है आपके लिए तत्व चिंतन। और बता दूं, तत्व चिंतन का IPO जब मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट रेस्पॉन्स वाला, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के केस में हाईएस्ट है, ये ध्यान में रखें। तो अब तक की सेकंड हाईएस्ट एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तत्व चिंतन में मिली है, इसमें ध्यान में रखना है। ये है आपके लिए तत्व चिंतन। ओके, 2534 रुपए का ये सर्किट का लेवल जो एक बार छुआ है। दीप, सर्किट जाकर आया है तत्व चिंतन? बिल्कुल सर, अगर आप 2111.8 का इशू प्राइस मतलब लिस्टिंग प्राइस लेते हैं तो वहां से फिर जो सर्किट प्राइस निकल कर आता है वो 2534 का है, और जैसा आप कह रहे थे हाई भी NSE पर वो 2534 का ही दिखा रहा है, वरना यानी कि एक बार तो सर्किट का लेवल ऑलरेडी ये काउंटर छू चुका है। लिस्टिंग प्राइस से अगर आप 20% का सर्किट देखें तो एक बार सर्किट लेवल ये काउंटर छू चुका है NSE पर सर। ओके, NSE पर एक बार सर्किट लगाकर आता हुआ तत्व चिंतन अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है। ठंडा क्या, इतनी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही चाहिए। ये है आपके लिए तत्व चिंतन की बम्पर लिस्टिंग। जबरदस्त एक्शन प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट में भी होता हुआ तत्व चिंतन में आपके लिए ये है गजब का एक्शन आपके। आइए अब करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की।
ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे एक्शन वाले स्टॉक सेंसेक्स के टॉप 50 गेनर्स। लेकिन आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत। सिद्धार्थ सेदानी साहब हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ जी से पूछते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये ऐसा स्टॉक लाया हूं जो कोई नहीं कहता, कोई नहीं बोलता, और ये स्टॉक एकदम फ्रंट पे खड़ा है, फ्रंट लाइन। और ये कंपनी है रूपा फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन इनका एक ब्रांड है, रूपा एंड कंपनी है जो सजेस्ट कर रहा हूं। इनरवेयर और फैशन वेयर की दमदार कंपनी, बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर, 1200 से करीब डीलर है, 1.25 लाख 1.25 लाख रिटेलर है, और इनके जो ब्रांड्स है फ्रंट लाइन और यूरो, बहुत फेमस ब्रांड्स है। एसेट लाइट मॉडल है, आउटसोर्सिंग का बहुत सारा प्रोडक्ट्स इनको आउटसोर्स किए जाते हैं क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है। रूपा एंड कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है निवेश करने के लिए। इनरवेयर की ब्रांड, बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर, टारगेट होगा 607 का। ओके, 607, 507 पे चल रहा है, 607 एग्जैक्ट 100 रुपए ऊपर। जी बिल्कुल सर। सिद्धार्थ जी 100 रुपए ऊपर एग्जैक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब 511 हो गया तो 611 कर दे टारगेट। नहीं सर, वो तो वैल्यूएशन के लिए 607 ही रहेगा। ओके मुझे लगा कि वेरिएबल टारगेट है, भाव के साथ साथ जो भी भाव से वो आजकल होते हैं ना, वो सारे बैंक के कौन से MCLR वो कर लेते हैं कि भाई इसके साथ लिंक कर दो, भाव के साथ टारगेट लिंक कर दो, भाव से 100 रुपए ऊपर चलते जाए, टारगेट ऊपर बढ़ते जाए। तो सिद्धार्थ जी सोचेंगे मेरा जिंदगी में कभी टारगेट हासिल ही नहीं होगा, हर भाव से 100 रुपए ऊपर। जी सिद्धार्थ जी। जी आपने कह दिया सर, तो मेरा कभी टारगेट ही नहीं होगा, 100 रुपए ऊपर ही भागते रहेगा। चलिए, आपका कौन सा टारगेट है जो आज तक हिट नहीं हुआ है? सारे के सारे टारगेट्स, चाहे आप फंडामेंटली दें, चाहे टेक्निकल्स को देख के दें, और चाहे आप पिक ऑफ द डे दें, चाहे इन्वेस्टमेंट वाले दें, सुपर हिट है। तो सिद्धार्थ जी के टारगेट सुपर हिट, और अब रूपा एंड कंपनी में 607 का रखें टारगेट। आइए 10 की कमाई में कुणाल जी राकेश जी भी तैयार है अपनी पिक के साथ। बताएं सर। देखिए अनिल जी, जिस तरीके से एक वो रेमंड्स के लिए आता है ना, आई एम अ कंप्लीट रेमंड मैन, तो ये जो स्टॉक है अनिल जी बाटा है, तो आई एम अ कंप्लीट बाटा मैन। मतलब कि अभी तक मैं सिर्फ बाटा का हाश पॉपी ही पहनता हूँ, दूसरे पे मैं कभी गया नहीं। और टेक्निकली ये भी एक गुड अनलॉकडाउन वाला, लॉकडाउन जो अनलॉकडाउन हो रहा है उसका थीम है, और यहाँ पर भी एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। टेक्निकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे चल रहा है, डाउन साइड कैप्ड है, और ये स्टॉक भी मीडियम टर्म में एक अच्छी रीरेटिंग दिखाने का दमखम रखता है। तो बाटा में इन स्तरों पर करेक्शन पर निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस पूरी तेजी में बाटा ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब बाटा वापस से इस तेजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार होता दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। तो लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए बाटा में इन स्तरों पर खरीदारी की हमारी राय है। 2000 के लक्ष्य से खरीदें बाटा को, 2000 का टारगेट होगा मीडियम टर्म में, और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि ये 2300 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो 2000 के लेवल्स के लिए मीडियम टर्म के लिए बाटा में खरीदारी करें। में करें खरीदारी मीडियम टर्म के लिहाज से, और बाटा का स्टॉक पसंद है राजेश पालिया साहब को भी। और थोड़ी देर में हमारे साथ दो खास मेहमान और कार्यक्रम में होंगे शामिल, अविनाश गोरक्षकर साहब और साथ ही रजत बोस साहब। लेकिन इस बीच में पेपर स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। एक और पेपर स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए हमारी रिसर्च टीम हमें अलर्ट कर रही है, वो है पदमजी पेपर। ये एक और स्टॉक है जो अब डे हाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस स्टॉक में भी एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। और पिछली बार जब मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई थी, पदमजी पल्प के मैनेजमेंट पे हमने न्यूज़ पर व्यूज में बात किया था, तब उनका ये कहना था कि जो भी लुम्बर के प्राइसेस बढ़ते हैं उनसे इनके लिए बड़े फायदे की बात है, इंपोर्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो यह पदमजी पेपर
ये है वो स्टॉक जो आपके सामने रखेंगे। इस स्टॉक में भी पूरा का पूरा एक्शन तेजी की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर जबरदस्त एक्शन आपको दिख रहा है। ये स्टॉक भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने का इसको भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो पल्प और पेपर वेस्ट या फिर यूं कहते हैं लुम्बर, इन सब की प्राइसेस कम होती है तो इनके लिए बड़े फायदे की बात है। और पिछले एक महीने में 45% से ज्यादा के दाम यहाँ पर कम होते दिखे। इस स्टॉक के चार्ट पर भी एक बार राय ले ली जाए, जरा इसके चार्ट भी देखिए राजेश जी, और बताइए अपनी राय। पालवा साहब, पदम जी पेपर। जी बिल्कुल अनिल जी, पूरा ही सेक्टर जिस तरीके से मूव कर रहा है, पद्म जी पेपर में भी हमें लगता है कि जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना, इसके स्टॉक के टारगेट आना चाहिए करीब 50 रुपए तक के, जो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 44 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट होगा 50 का। अगर ये 50 का लेवल क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके बनेंगे 54 तक के, तो 44 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पडमजी पेपर, जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया मोमेंटम इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। रुपया 6 पैसे मजबूत खुला है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा कि कल फेड की पॉलिसी के बाद डॉलर में थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, तो उस हिसाब से देखें तो रुपए में आपको स्ट्रेंथ भी इस समय बनती हुई दिख रही है। एक समय डर था वापस 75 के लेवल पर जाते हुए दिखेगा, बट वहां से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। इस बीच बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, केरला में 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है। 31 जुलाई और 1 अगस्त यानी कि इस वीकेंड केरला पर आपको लॉकडाउन रहेगा, सैटरडे और संडे के दिन। जिस तरह से केरला में नए मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक चिंता का विषय जरूर है। कल 22,000 से ज्यादा नए मामले आए, जो कि 2 महीने में सबसे ज्यादा मामले हैं केरला में। पूरे भारत में कल करीब 38 से 40,000 नए मामले आए और आधे मामले सिर्फ एक ही राज्य के थे, तो वो एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से केरला में 2 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के जिस तरह से नए मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसकी चिंता यहाँ पर भी। तो ये एक खबर है जहाँ पर आपको रखना है नजर। हालांकि वीकेंड का ही लॉकडाउन है, बट डेफिनेटली एक कोरोना के हिसाब से देखें तो थोड़ी चिंता के खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है। आइए बाजार के एक्शन पर नजर है, और कुछ बढ़िया पिक्स भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं। चलते हैं किरण जी के पास, उनकी 10 की कमाई के आइडिया के लिए। किरण जी बताएं सर। ये स्टॉक मैंने पहले भी 2 बार दे चुका हूं। अजंता फार्मा की बात कर रहा हूं, आज रिजल्ट्स है, पर मैं रीइटरेट कर रहा हूं। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है। पहली बार मैंने दिया था लगभग 1700 के आसपास, उसके बाद 2040 के आसपास दिया था, और आज 2340 इन लेवल्स पे भी वापस रीइटरेट कर रहा हूं कि ये भी बाय अभी भी बाय करके चलना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते तो बहुत ही शानदार है, और ये जो फार्मा में एक्सीडेंट्स होते हैं इससे परहेज रखता है ये स्टॉक। तो मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ऑल टाइम हाईज पे है, ब्लू ओपन स्काई टेरिटरी में ट्रेड करते नजर आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, 2100 के आसपास, 2340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर अगर इधर से अगर आप 6 से 8 महीने का नजरिया रखते हो, तो मुझे लगता है कि 2800 2900 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहले बाय किए थे वो उसमें और एडिशंस करने की सलाह होगी। चलिए, तो ये है आपके लिए राय। अजंता फार्मा जैसा बेहतरीन शेयर खरीदने की आती हुई दिख रही है इस वक्त किरण जी की तरफ से। आइए एसपीएल मिड के शेयरों के कवरेज का वक्त है, और आज हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, रजत बोस सर और अविनाश गोरक्षर जी। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। रजत सर, कीजिए शुरुआत अपने लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात आपकी दर्शकों को और ऑल माय कोलीग्स। मैं आज के दिन टीम कैन इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए चुना है। इसमें काफ़ी मोमेंटम है। अगर आपने इवन 5 मिनट चार्ट देखे तो वो भी वहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, और डेली चार्ट देखे तो भी मोमेंटम अच्छी से नज़र आ रहा है। तो इसलिए बलबूते पे मैं इसमें 1642 और 1664 ये दोनों आंकड़ा टारगेट के रूप में मान के शॉर्ट टर्म के लिए कॉल देता हूँ। और इसमें स्टॉप लॉस जो है, जबकि मैंने तो ये कल ही चुना था, लेकिन अभी 1611 के आसपास पहुँच गया, लेकिन स्टॉप लॉस 1574 रुपया 90 पैसा वहाँ पे ही रखिएगा। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 3 हफ्ता के अंदर ये लेवल
टिमकेन हासिल कर लेगा। देखिए ये काउंटर ऐसा है कि एक दिन पे ये हासिल कर सकता है, लेकिन फिर भी ऑन द सेफ साइड 1 से 3 हफ्ता के टाइम ले रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए। रजत सर ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म से शुरू कर दिया। रजत सर तो हमारे सीनियर हैं, तो रजत सर ने कह दिया शॉर्ट टर्म, तो पहला शॉर्ट टर्म। चलिए टिमकेन से करते हैं शुरुआत, और फिर अविनाश जी मैं क्रम बदल लेता हूं, आप भी अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ स्टार्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म वाली लास्ट में लेंगे, पहले शॉर्ट टर्म। अविनाश सर बताएं आप भी। ठीक है, गुड मॉर्निंग अनिल जी, और आप सभी के व्यूअर्स को भी नमस्ते। जो शॉर्ट टर्म पिक मुझे पसंद है अनिल जी, वो रैडिको खैतान है। रैडिको खैतान ने काफी मजबूत क्वार्टर 1 के नंबर्स दिखाए हैं, और ओवरऑल लिकर स्पेस में ये एक ऐसी कंपनी है जो लगातार पिछले 3-4 सालों से अपनी कर्जा और अपना डेट बुक्स पे बहुत कम कर रही है। इनफैक्ट इस कंपनी की जो Q1 FY22 की जो नोटवर्दी बात है कि नेट वर्किंग कैपिटल का जो पीरियड है, इन्होंने करीबन 30 दिन को से घटाया है, पहले करीबन 65 दिन था। तो वर्किंग कैपिटल भी काफी अच्छा है, डिमांड भी IMFL के लिए काफी जोर से बढ़ रही है, और ब्रांडेड सेल्स इस कंपनी के काफी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे नॉट ओनली ये क्वार्टर के अच्छे हैं, लेकिन आने वाला साल भी इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। करीबन 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ FY22 को आराम से कंपनी रिकॉर्ड करेगी। और आज जो कंपनी की कॉन कॉल है 12:30 बजे, यहाँ पे और थोड़े से सिग्नल्स अगर मैनेजमेंट देती है तो इसमें और रीरेटिंग होगी। तो शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट यहाँ पे करीबन 925-930 रहेगा। तो ये जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से रेडिको खैतान में करें खरीदारी, ये राय है अविनाश जी की तरफ से। 925 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक है जो एक्शन में आपको आते हुए दिख सकते हैं, तो यहां पर आपको फोकस करना है। आइए बढ़ते हैं आगे, और कुछ और पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में। 10 की कमाई में हमारे और मेहमान किसकी पिक बाकी रही? पालिया साहब की बाकी है। पालिया साहब आप अपनी पिक बताइए 10 की कमाई वाली। जी अनिल जी, तो अनिल जी 10 की कमाई में जो पिक रहेगी वो रहेगी सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। अगर हम पिछले 2-3 महीने का अगर फॉर्मेशन देखें तो उस हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ। अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर सुप्रजीत इंजीनियरिंग का है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 344 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 328 के आसपास का, और टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 375 से 380 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग बाय करने की सलाह रहेगी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर खरीदारी की राय है, ये है आपकी तरफ से पालविया साहब की 10 की कमाई का आइडिया। नजर रखिए, ऑटो एंसिलरी की एक और पिक है ये। आइए सुमित जी को क्या पसंद आ रहा है इस पर भी डालते हैं नजर। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 92 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है सनफ्लैग आयन। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है सनफ्लैग, और वीकली चार्ट में इसमें फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से ट्रिपल डिजिट में जाने को तैयार है। स्टॉक वैसे भी लाइफ टाइम हाई लेवल्स के पास आ चुका है, और यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ये स्टॉक भी हमने पहले बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है, और अब ये 3 डिजिट में जाने को तैयार है। तो इसका पहला टारगेट होगा 100 रुपए का, और दूसरा टारगेट होगा 105 रुपए का। 88 रुपीज के स्टॉप लॉस से सनफ्लैग के अंदर खरीदारी करें। 100 रुपए से लेके 105 के टारगेट्स के लिए 5 दिन का व्यू रखें। एक हफ्ते के अंदर ये टारगेट्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, सनफ्लैग आयन, इस पर रखिए नजर। कुछ समय पहले अनिल जी से भी खरीदारी की राय आई थी, 110 तक के टारगेट दिए थे, अचीव हुए थे, फिर स्टॉक करेक्ट हुआ, अब फिर से मूवमेंट आपको दिखा रहा है। तो अब सुमित जी के भी रेडार पर है काउंटर सनफ्लैग आयन। 100 और 105 के टारगेट के लिए आप यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। कुछ और बेहतरीन पिक्स लेनी है अविनाश जी और रजत बोर सर की तरफ से, और साथ ही 2 मैनेजमेंट्स भी जुड़ेंगे आज हमारे साथ न्यूज पर रिव्यूज में। तो इस एक्शन को आगे बढ़ाया जाए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटेंगे हम।
10 की कमाई में आप सबका स्वागत है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे साथ है दो खास मेहमान, रजत बॉस सर और अविनाश गोरक्षकर जी। रजत सर, लॉन्ग शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर आपने दिया है टिमकेन। बताएं सर आपका पोजिशनल पिक आज के लिए। देखिए, पोजिशनल पिक के रूप में मैंने डेल्टा कॉर्प चुना है। डेल्टा कॉर्प का खासियत यह है कि पिछले साल अगस्त के महीना में ये 80 के आसपास एक बॉटम बनाया था, वहां से ये ऊपर की तरफ चलने लगा। अभी कंसोलिडेट करके मैंने इसमें इंटरनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो ट्रेंड लाइन को ऊपर जा रहा है। लेकिन 200 का आंकड़ा पार करने में इसको थोड़ी सी मुश्किल हुआ है। पिछले 3 महीना में 2 बार 200 के स्तर छुए हैं। अभी मैं मानता हूँ कि ये 200 का स्तर भी पार कर लेगा। 199 मेरा पहला टारगेट है, उसके बाद में 234 मेरा सेकेंड टारगेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 234 का टारगेट ये अगले 3 से 6 महीने के अंदर हासिल कर लेगा। 199 शायद काफी जल्दी टेस्ट हो सकता है इस काउंटर में। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो मैं 147 के नीचे रखता हूँ। बट ये चीज कहना चाहता हूँ कि इस काउंटर में 176 से लेके 171 ये इसके बीच में कई सारे सपोर्ट है। वो सपोर्ट जब तक नहीं टूटता है तब तक इसमें कोई वीकनेस नजर नहीं आएगा। इसमें टाइम लग सकता है लेकिन ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। इस बलबूते पे, ये उम्मीद के बलबूते पे मैं इसमें इसको पोजिशनल पिक के रूप में आपके दर्शकों के सामने रखूँ। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करने की राय पोजिशनल पिक के तौर पर आती हुई रजत सर की तरफ से। बताएं अविनाश जी, आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए। अनिल जी, मेरी पोजिशनल पिक मेटल सेक्टर में से है और एक स्पेशलिटी स्टील वाली कंपनी है जिसका नाम है मुकुंद। मुकुंद बेसिकली जमनालाल फैमिली और शाह फैमिली की प्रमोटेड कंपनी है। कंपनी बेसिकली एलॉय और स्पेशलिटी स्टील्स बनाती है जो ज्यादातर ऑटो सेक्टर, बेरिंग सेक्टर और जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए होता है उसमें ये यूज होती है। इस कंपनी में एक बड़ा टर्न अराउंड होने की अपेक्षा है। कंपनी ने करीबन 3000 करोड़ का कर्जा जो कंपनी का दिसंबर 20 में था उसको कम करके अभी जून में करीबन 1400 करोड़ तक लाया है। इन्होंने बेसिकली अपने काफी जमीनें और रियल एस्टेट की जो पार्सल्स थे थाने में उनको बेचा है और एक जमीन जो थाने में है करीबन 750 करोड़ में अभी उन्होंने फाइनलाइज की है डील। तो करीबन हमको लग रहा है कि अगले साल मार्च तक जो टोटल डेट का फिगर होगा वो करीबन 1000 करोड़ होगा। मेरे ख्याल से अनिल जी सबसे बड़ा ट्रिगर जो मैनेजमेंट ने कहा है वो ये कि साल का कम से कम ये 200 करोड़ इंटरेस्ट कॉस्ट बचाएंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट भी 13% से 8% हो गया है और कंपनी ने आगे एक फॉरवर्ड गाइडेंस भी दिया है कि इस साल करीबन 5 लाख टन स्टील वो प्रोड्यूस करेंगे जो पिछले साल 3.5 लाख टन था। तो मुझे लग रहा है स्टील सेक्टर में बहुत ही सस्ता स्टॉक है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल दैट इज FY 22 और 23 के लिए बहुत ही बेहतरीन नंबर आने की पोजीशन है। कस्टमर्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे जरूर इस लेवल पे खरीदिए। हमको लग रहा है करीबन 205 210 का टारगेट अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक रहेगा। तो ये है आपके लिए मुकुंद लिमिटेड, NSE पर भी लिस्टेड है, MUKAND मुकुंद। 142 रुपए वाला ये स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय 138 142 के आसपास खरीदिए। 210 का रखिए टारगेट मुकुंद लिमिटेड। ये है स्टॉक जहां पर अविनाश जी हैं बुलिश। आइए बढ़ते आगे और एक बार लॉन्ग टर्म पिक्स ले ली जाए। रजत सर बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। मैंने जो लॉन्ग टर्म पिक अभी चुना है इसकी हेडक्वार्टर मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यह है टीटागढ़ वैगन्स और टीटागढ़ वैगन का खासियत ये है कि वो कलकत्ता की कंपनी या मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे उसका हेडक्वार्टर ये नहीं है। इसका वीकली चार्ट देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और पिछले 1 महीना के अंदर देखिए कि कितना बाइंग इसमें हो रहा है। ये अपना 200 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया और अभी 9 वीक मूविंग एवरेज को सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। मैं मानता हूँ कि ये अगले 12 महीना में 160 से लेके 180 तक पहुंचेगा। मतलब ये अपना राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट है 180 के आसपास उसको पूरा कर लेगा। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक अब मैं बोलूँगा कि इसका स्टॉप लॉस आप रखिए थोड़ा नीचे, क्योंकि इसको थोड़ा खेलने का जगह देना चाहिए। 47 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस। और इस तरीका का पैटर्न
बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, 12 महीने का वक्त दीजिए, ये ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है पर गेन्स भी बढ़िया आती हुई दिख सकती हैं। टीटागढ़ वैगन्स, इस पर खरीदारी की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है रजत सर की तरफ से, तो नजर रखिएगा इस काउंटर पर। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, एक स्टॉक जो रेंज से निकल रहा है, जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्टॉक है वेदांता। काफी समय से साइडवेज जोन के अंदर था, आज एक ट्रेडिंग जोन से, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न से स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो वेदांता पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी है। बड़ा ब्रेकआउट नालको में देखने को मिल रहा है, जिंदल स्टील में है, जेएसडब्ल्यू स्टील में, और अब हिंडाल्को की बारी है। बड़ा और अब बारी है वेदांता की, जिसमें एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रीच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इन स्तरों पर वेदांता में हमारी खरीदारी की राय है। 273 रुपए पर 273 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 290 रुपए का 290, दूसरा टारगेट 295 रुपए का, तो 290 और 295 के टारगेट के लिए वेदांता में हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो वेदांता स्टॉक है एक्शन में, आज दिन के हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, अब 279 के आसपास। बड़े दिनों बाद एक्शन वेदांता में बढ़ता हुआ नजर आया। रखिए यहां पर खरीदारी की राय, 273 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने का इरादा रखें। आइए एक लॉन्ग टर्म पिक लेनी बाकी है हमें अविनाश जी से। अविनाश जी ने शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर रेडी को खेतान, पोजिशनल पिक के तौर पर मुकुंद को चुना है। आइए लॉन्ग टर्म पिक बताएं अविनाश जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक में एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसका नाम है ग्रोवर एंड वेल लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली 1957 में इसकी इंकॉर्पोरेशन की थी, काफी पुरानी कंपनी है, और कंपनी के पास 4 डिवीजन है। एक तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स बनाते हैं जो ज्यादातर मेटल सेक्टर में यूज किए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो है इंजीनियरिंग डिवीजन है, ये भी वो खुद बनाते हैं। तीसरे इंडस्ट्रियल पेंट्स में ये काम करते हैं, और चौथे इनफैक्ट अनिल जी कांदिवली में इनका एक बहुत बड़ा रिटेल माल है जिसको ग्रोवेल 101 से जाता है, जो करीबन 10 लाख स्क्वायर फुट का बड़ा माल है। तो कंपनी ने करीबन पिछले 5 साल में बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 250 करोड़ की कैश है, और सबसे बड़ी बात कंपनी ऑटो, डिफेंस, एरोस्पेस एज वेल एज मेटल सेक्टर के लिए बहुत ही एक डोमिनेंट सप्लायर है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स में ये एक मोनोपोली प्लेयर है, करीबन 2-3 प्लेयर्स ही है, और यहाँ पे कंपनी करीबन 50% की मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़े एप्लीकेशंस है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगी, और जिस प्रकार का इनका मॉडल है, कॉम्पिटिशन बहुत लिमिटेड है। तो मेरे ख्याल से 65 रुपया जो अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगले 2 साल मेरे ख्याल से अगला जो 6 to 12 मंथ्स का पीरियड है, यहाँ पे एक्सपेंशन काफी जोरों से इन्होंने किया है इंटरनल एक्रोल से, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 105-106 का टारगेट एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के लिए बनता है। लॉन्ग पिक के लिए और पोर्टफोलियो पिक के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, तो ये मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पिक अविनाश जी की तरफ से ग्रोवर एंड व्हील, इस पर रखिए नजर। एक्शन में आते हुए दिख सकता है काउंटर। आइए एक्शन में एक काउंटर जो किरण जी ने स्पॉट किया है, चलते हैं उनके पास। बिगुल किरण के कमाल। बताएं किरण जी। दीप कैश का काउंटर है और बाय करना है टाटा स्टील BSL। ये बाय करने की सलाह है। अभी 95.3040 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है जो कि 93.70 का रहेगा, और आज के लिए टारगेट्स 98.50 से लेके 100 रुपए तक रहेंगे। 100 रुपए के आसपास आज का सर्किट है, उसको सर्किट लगने की भी प्रोबेबिलिटी है। जिस तरीके से वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, डे एंड वॉल्यूम पहले 2 घंटे में सरपास कर दिए है एवरेज डे एंड वॉल्यूम। तो मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 105-106 के लेवल्स आपको 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील BSL।
इस पर आपको रखनी है नजर। मेटल काउंटर्स जबरदस्त तेजी में आ रहे हैं और ट्रिपल डिजिट होने के लिए तैयार है ये काउंटर, तो इस पर आपको रखना है नजर। एक स्टॉक जिसमें है एक्शन थोड़ी गिरावट का, बट खबर उतनी खराब नहीं है, अमर राजा। एक करेक्शन हमारी तरफ से आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है आंध्र प्रदेश में, उसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन में हमसे गलती हो गई। आंध्र प्रदेश ऑर्डर ने आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल के ऑर्डर को सस्पेंड करा है। अब हुआ क्या है मामला, अगर आप कुछ महीने पहले जाएं तो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अमर राजा के प्लांट को बंद करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया था कुछ वायलेशंस की वजह से। इस पर फिर कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील करी और हाईकोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल के ऑर्डर को सस्पेंड किया, यानी कि कंपनी के प्लांट को खुले रहने की मंजूरी दी। तब से ये मामला 2 बार और हाईकोर्ट में जा चुका है और इस सस्पेंशन ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब 26 तारीख को फिर से आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल के सस्पेंशन ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि ये मतलब है कि कंपनी का प्लांट खुला रह सकता है। कंपनी के प्लांट को बंद करने के लिए एक्सटेंशन नहीं दी है, खुले रहने के लिए एक्सटेंशन दी है। अगली सुनवाई इस मामले में 16 अगस्त को होने वाली है। तो हमारी तरफ से करेक्शन, इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती हो गई थी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर को के सस्पेंशन को एक्सटेंड करा है, कंपनी के प्लांट बंद होने के सस्पेंशन को नहीं एक्सटेंड करा है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इस कंपनी का प्लांट खुला रह सकता है और अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी जब नया अपडेट इस पर आते हुए दिखेगा। तो नेगेटिव खबर नहीं है अमर राजा के लिए, ये एक क्लैरिफिकेशन हमारी तरफ से आते हुए दिख रहा है आपके लिए। पर आइए, काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है। खबरों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स हैं जो मूवमेंट दिखा रहे हैं। बायोकॉन भी एक काउंटर है, पर उससे पहले अनिल जी थोड़ा एक्शन बाजार में और अमर राजा पर भी फोकस सर। बिल्कुल दीप, अमर राजा पर आपने एकदम परफेक्ट क्लेरिफिकेशन दे दिया। कई बार होता है कि खबरें ऑन द फेस ऑफ इट कुछ अलग नजर आती है और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होता है। तो अच्छी बात है कि हमारे दर्शक भी बड़े जागरूक है और अवेयर, और वो ये समझते हैं कि अगर कहीं भी इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हुआ तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। हमारे ऐसे ही हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने जैन साहब को मैसेज भेजा, जैन साहब ने हमें भेजा और हमने उसको पढ़ा और समझा और उसके बाद क्लेरिफिकेशन दे दिया। तो हो सकता है कभी चूक हो जाती है कुछ क्लेरिफिकेशन में, तो ये आपके लिए क्लेरिफिकेशन अमर राजा पर हमारी तरफ से। आइए बढ़ते आगे, वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। न्यूज पर व्यूज में आज हमारे साथ है कंपनी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क। 1994 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1994 इंटीग्रेटेड इंटरमोडल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है ये कंपनी। नवी मुंबई, चेन्नई समेत 6 कंटेनर फ्रेट स्टेशन चलाती है अलग अलग शहरों में और खासतौर से पोर्ट्स पर। कंटेनर रेल सेगमेंट की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ये, जिसके पास 31 ट्रेन सेट्स हैं और 500 से ज्यादा ट्रेलर्स का फ्लीट है। 6 इनलैंड कंटेनर डिपो अलग से हैं कंपनी के पास में। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एक और कंपनी जिसे आप जानते पहचानते हैं वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में GDL यानी कि गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास 40% हिस्सेदारी, यानी कि स्नोमैन इनकी सब्सिडरी कंपनी है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD प्रेम किशन गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के भी चेयरमैन हैं और इस कंपनी के तो हैं ही, और गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड इनकी एक और ग्रुप कंपनी उसके भी चेयरमैन हैं। 1978 से अपना कारोबार कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे कई सारे और देश हैं जहां पर आप न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरर का भी कारोबार करते हैं। आइए, जिस वजह से हमने गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क को आज बुलाया है वो है उनके नतीजे मैं आपके सामने रख दूं। साल दर साल आप देखेंगे तो नतीजे बहुत मजबूत नजर आएंगे। आय में 30% की बढ़त दिखी है, कामकाजी मुनाफा 27% बढ़ा है, मार्जिन 27% के आसपास स्टेबल है और मुनाफा लगभग 4.25 गुना 370% बढ़कर आया है 11 करोड़ से 43 करोड़। लेकिन तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो नतीजे स्टेबल है, हल्की सी गिरावट है 6% रेवेन्यू में, 6% कामकाजी मुनाफे में, 5% प्रॉफिट में, यानी कि स्टेबल नंबर है। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, जी बिजनेस के लिए आपने वक्त निकाला। पहला सवाल यही कि साल दर साल बहुत मजबूती दिख रही है, तिमाही दर तिमाही स्टेबल है रिजल्ट्स। बताएं सर, कैसा रहा ये क्वार्टर आपके लिए? ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा। आपने पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करा है इसको, तो लास्ट ईयर तो आपको मालूम है कि भाई कोविड की वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ा था, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी।
लेकिन फिर भी हमारी सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, तो उस टाइम भी हम ऑपरेशनल थे। और इस साल भी जब कोविड का लॉकडाउन हुआ, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, तो भी कंपनी अपने फुल्ली ऑपरेशनल रही है 24/7। और लास्ट ईयर के और इस ईयर के रेवेन्यू में अच्छा जंप इसलिए आया है कि नॉर्मल एक्टिविटी रही है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों साइड में वॉल्यूम्स बढ़े हैं। इसमें अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और इंपोर्ट्स अपने उसी जगह पर हैं। तो जो 6% आपने कहा कि पिछले तिमाही से इस तिमाही में फर्क आया है, वो बेसिकली लॉकडाउन का इम्पैक्ट है। नहीं तो कंपनी अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। गेटवे रेल में बहुत अच्छा वॉल्यूम है और उसी के साथ एबिटा और पैट आप देखेंगे तो काफी वृद्धि हुई है उसमें। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज है कि आपके मार्जिन स्टेबल हैं, थोड़े से कम हुए, आधा पौन %, 27% के आसपास है। वैसे तो अब फ्यूल कॉस्ट वगैरह बढ़ रही है तो आप पे प्रेशर भी आ रहा होगा, तो ये मार्जिन जो मेंटेन रहे, कैसे रहे, क्या आगे भी रहेंगे? और दूसरी बात ये कि क्या मेंटेन रखने के लिए कुछ प्राइस हाइक वगैरह लिए क्या आपने? नहीं, हमने कोई प्राइस हाइक नहीं ली है, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस काफी कम हो जाती है। तो हमारा ध्यान वॉल्यूम्स बढ़ाने की तरफ है। और एक चीज और, जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं तो उससे क्या है कि रोड का जो बिजनेस है वो रेल पे शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी धीरे धीरे सेक्शंस में तैयार होता जा रहा है। उसकी वजह से जो टाइम लगता है पोर्ट से हमारे आईसीडी में आने पर या आईसीडी से पोर्ट पर जाने पर, उसमें काफी समय में कटौती हो गई है। इसका एक ये भी कारण है कि हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस थोड़े कम हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज बताएं, देखिए इकोनॉमी में अगर रिकवरी के कोई संकेत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से आपको तो पहले पता चल जाता होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो गुड्स का मूवमेंट होना है फ्रेट कंपनियों के लिए तो बहुत क्लियर कट है, तो आपको इंडिकेशन मिल ही जाता होगा। बताएं सर, क्या वाकई में कुछ बड़ी रिकवरी के संकेत आपको दिख रहे हैं जिस तरह का बिजनेस हो रहा है आपकी कंपनियों का या आपके सेक्टर का? हाँ, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले तिमाही के बाद इवन जुलाई में भी वॉल्यूम्स उतने ही हैं जितने पिछले तिमाही में थे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो थोड़े वॉल्यूम ज़्यादा ही होंगे। और पिछले तिमाही में हमने रेल, हमारा जो सब्सिडरी है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स की, ये इसका ऑलमोस्ट रिकॉर्ड वॉल्यूम था जिसमें हमने 70,000 TUs एक क्वार्टर में, एक तिमाही में हैंडल करे हैं। तो ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और CFS में भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, पोर्ट की थ्रूपुट बढ़ रही है। तो ये सारा इंडिकेशन है कि एक्जिम बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा सर, कॉनकोर का डाइवेस्टमेंट होने वाला है, आपका भी इंटरेस्ट है, आपने पहले भी इंडिकेशन दिए हैं कि आपकी कंपनी भी बिड करने जा रही है। कुछ प्रोग्रेस, कुछ स्टेटस अगर आप बता पाएं कि क्या आपने कुछ वैल्यू कर लिया है कि कॉनकोर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या बिडिंग को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, जरा उसके बारे में बताएं सर। अभी कैसा है कि सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है कि वो इस साल इस कंपनी को डाइवर्स्ट करेंगे या अगले साल करेंगे। और लैंड लाइसेंसिंग फी को भी लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। तो जब तक ये सब चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं हो पाएगी, या मतलब सही वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल वो स्टेटस को है, उसमें अभी कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक बात है, फिलहाल स्टेटस को है। हालांकि कुछ डिसीजन लैंड लाइसेंसिंग फीस को लेकर लिए थे, कैबिनेट में शायद अप्रूव होना बाकी है, वो होने के बाद क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अच्छा सर, एक और चीज बताएं, आपने पहले प्लान रखा था कि 2 साल में डेट फ्री होंगे, करेक्ट? तो उस डायरेक्शन में क्या प्रोग्रेस है, जरा बताएं, और क्या आपका इरादा है? देखिए, हमारा जो पीक पे डेट था वो 831 करोड़ था, जो कि अब घट के 470 करोड़ हो गया है। ये और भी कम होता है, लेकिन हमने एक डिविडेंड पे करा है पिछली तिमाही में, और कुछ नया कैपेक्स लिया है हमने फॉर ऑनगोइंग
जिसे कहते हैं कि एक्सपेंशन जो हमारे आईसीडीज हैं उसमें हमारे पास लैंड बैंक है, तो उसको हम जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं हम वहाँ पर यार्ड एक्सपेंशन, वेयर हाउस एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। तो डेट फ्री तो कंपनी इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएंगे और हम फ्रेश लोन लेते जाएंगे, लेकिन पिछले जो एनसीडी स्पेशली जो है वो हम जल्द से जल्द 2 साल में खत्म करना चाहेंगे। ठीक बात है, परफेक्ट। तो ये है योजना गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क की। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपने अपनी कंपनी के प्लान्स भी बताए, पूरे सेक्टर का भी आउटलुक दिया। और जी सर, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुई है कि गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, गेटवे ईस्ट और गेटवे रेल, ये तीनों कंपनी की हमने स्टॉक एनसीएलटी में एप्लीकेशन डाली थी मर्जर के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल आने के बाद हमने एप्लीकेशन जो मार्च में एनसीएलटी को डाली थी वो कल शाम को हमारी स्कीम अप्रूव कर दी है एनसीएलटी ने। तो आगे जाने वाले टाइम में तीनों कंपनी मर्ज होकर एक कंपनी बन जाएगी। वाह, वंडरफुल, बधाई हो सर। चलिए, ये मर्जर की तरफ एक बड़ा कदम और अच्छा हुआ आपने ये इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी और आपके शेयर होल्डर्स को भी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो प्रेम किशन गुप्ता साहब गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के सीएमडी अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में बातचीत करते हुए। आइए बढ़ते आगे। बायोकॉन ये स्टॉक है आज एक्शन में और टॉप गेनर भी रहा एफएनओ का। कुछ पॉजिटिव खबरें अच्छी सी आती दिख रही है। देवांशी तैयार है बताने के लिए। देवांशी बताइए बायोकॉन के लिए क्या कुछ अच्छा हुआ है आज? बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए इसकी जो एक इम्पोर्टेंट दवा जो डायबिटीज की ड्रग है इसको इंटरचेंजेबिलिटी स्टेटस यूएसएफडीए की तरफ से मिलता हुआ दिखा है। अब ये जो दवा है इसको पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई डायबिटीज की दवा को इंटरचेंजेबिलिटी स्टेटस मिलता हुआ दिख रहा है। और जितने भी जानकार हैं, एनालिस्ट हैं, ये उम्मीद करके चल रहे थे कि अगर इंटरचेंजेबिलिटी स्टेटस इस कंपनी को मिल जाती है, इस दवा को मिल जाती है, तो ये बायोकॉन के लिए एक बड़ा ट्रिगर या ग्रोथ ट्रिगर बनता हुआ दिख सकता है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ब्रांडेड दवा का नाम लेके या उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके अगर आप फार्मेसी में जाते हैं तो आपको बायोकॉन की दवा भी इसके बदले में मिल सकती है। ये फिलहाल इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है और इसी के चलते माना जा रहा है कि ओवरऑल इस दवा का जो मार्केट शेयर है वो मौजूदा 2.5% से बढ़ सकता है। इस साल करीब 20% के आसपास हो सकता है, आने वाले समय में 30% और उसके बाद FY23 की अगर बात करें तो 50% तक के मार्केट शेयर की बात होती हुई दिख रही है। क्योंकि अब काफ़ी प्लेयर्स होते हुए दिख रहे हैं तो माना जा रहा है कि अब जो प्राइजेस हैं उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये मान के चल रहे हैं कि इसके चलते बायोकॉन में आने वाले समय में इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख सकता है। फिलिप कैपिटल का ये मानना है कि इसके चलते इस साल करीब 8% और आने वाले समय में करीब 17% तक की इंक्रीमेंटल अर्निंग्स का इम्पैक्ट आपको बायोकॉन में देखने मिल सकता है। $35 मिलियन तक की आय का अनुमान निर्मल बैंक की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलिप कैपिटल इसी के चलते और साथ ही क्योंकि बायोकॉन पर आने वाले समय में थोड़े से और ग्रोथ ट्रिगर्स भी बनते हुए दिख रहे हैं, इसी के चलते 500 के ऊपर तक के लक्ष्य यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है बायोकॉन के लिए और आने वाले समय में देखना होगा कि इसके चलते इनकी जो आय है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन इन ऑल इनकी इंक्रीमेंटल जो अर्निंग्स है वो इससे आती हुई दिखेगी। चलिए, बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है। जहां तक बायोकॉन का सवाल है, फिलिप कैपिटल 500 के लक्ष्य दे रहा है। आज अच्छी शुरुआत हुई थी पर वापस हम देख रहे हैं स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, गेन्स में होल्ड कर रहा है, पर देखते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम किस तरह का इंपैक्ट कंपनी पर आता है इस अप्रूवल की वजह से। पर तब तक वागले साहब के रेडार पर एक और काउंटर आ रहा है, चलते हैं उनके पास। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आज तो मेरे हिसाब से मेटल का ही दिन है और अभी अभी मेरे रडार पर आया है एनएमडीसी जो 180 के लेवल को जो फोर्स से इसने क्लियर किया है, अभी 181, 181.50 है। मुझे 189, 190 तक की अपसाइड दिखती है। आपको स्टॉप लॉस 179 का लेना होगा क्योंकि लगभग 2.5-1 रुपया होगा और ऑन द अपसाइड 7 से 8 रुपए मिलने चाहिए। 189, 190 तक के लेवल्स आज या कल में आने चाहिए।
बिल्कुल, तो एक और मेटल काउंटर आपके लिए आता हुआ वागले साहब की तरफ से, नजर रखिए इस काउंटर पर। इस बीच प्रिज्म जॉनसन के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 860 करोड़ से आय घटकर आई है, यहाँ पर थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर आ रहा है। हालांकि घाटा कम हुआ है, लगभग 92 करोड़ से घाटा कम होकर सिर्फ 4 करोड़ का रह गया है। पर आय पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर आय में बढ़त हुई है। एक बार इसको हम जरा चेक करके करेक्ट करते हैं। 860 करोड़ से बढ़कर आय आई होगी, क्योंकि सीमेंट स्पेस में तो आपको मजबूत नतीजों का ट्रेंड रहा है। तो एक बार इस नतीजों को करेक्ट करते हैं और फिर आपके सामने लेकर आएंगे। बट नजर रखिए प्रिज्म जॉनसन के भी आपके सामने नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच कुछ काउंटर्स और जहां पर आपको तेजी का रुझान आते हुए दिख रहा है। सारे मेटल काउंटर्स तो मूव में हैं ही, पर एक कोफोर्ज भी एक काउंटर है जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिखी है। नतीजे इनके दमदार आए थे कल ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, पर आज बढ़िया रिएक्शन आ रहा है। किरण जी, 5000 के लेवल पर आ गया है कोफोर्ज, अब क्या राय बनती है सर इस चार्ट पर? कोफोर्ज का भी एक काउंटर है जहां पे हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है, बल्कि पहले तो डिमांड है ही, उसका दौरा है नहीं, पर जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग है मुझे लगता है कि एक्सपायरी के चलते और इधर से बढ़त देखने को मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस अभी 4940 का रहना चाहिए, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 4940 का रखना चाहिए, और 5100 5120 के टारगेट्स आपको आते दिनों में देखने को मिलेंगे। पर ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, मुझे लगता है इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है इस काउंटर पे। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। प्रिज्म जॉनसन के भी नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। आज दूसरा कॉर्पोरेट हमारे साथ जो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो है रूट मोबाइल। बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद ही दमदार कंपनी। रूट मोबाइल दिग्गज क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। इंडस्ट्रीज, ओटीटी प्लेयर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, इन सबको सर्विसेज देने का काम करती है कंपनी। 2004 में शुरुआत हुई थी। नई जमाने का बिजनेस है, अलग तरीके का बिजनेस है। 30,000 से ज्यादा कस्टमर्स और 900 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स तक कंपनी की पहुंच है। 265 से ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शंस, 7 स्ट्रेटेजिक डेटा सेंटर और इनका बड़ा सुपर नेटवर्क है कंपनी के पास। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता साहब। गुप्ता साहब मुंबई यूनिवर्सिटी से साइंस फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उसके बाद एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया, सर्टिफाइड HTML और पर्ल प्रोग्रामर, और उसके अलावा कई सारी प्रोग्रामिंग आपने की है। 20 साल के आसपास का आपका सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का अनुभव है, और इस कंपनी की ग्रोथ में और बिजनेस डेवलपमेंट में गुप्ता साहब का बड़ा योगदान है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए वक्त निकाला आपने और अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए वक्त दिया। पहले मैं हमारे दर्शकों के सामने में नतीजे रख दूं। तिमाही दर तिमाही आय आपकी बढ़कर आई है 4%, कामकाजी मुनाफा लगभग 9.5% घटा है, मार्जिन थोड़े से नीचे आए हैं 14.5% से 12% के आसपास, और मुनाफा 3% घटकर आया है 34 करोड़ रुपए के आसपास। पहले तो सर इस क्वार्टर के हाइलाइट्स बताएं, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि मार्जिन तो रेवेन्यू तो थोड़ा सा बढ़कर आया है, लेकिन मार्जिन और मुनाफा थोड़ा घटा है, इसकी वजह क्या रही सर? गुड मॉर्निंग अलिन जी। आई थिंक इसकी वजह वो थी कि अप्रैल मंथ में एक डेटा ब्रीच का एक फॉल्स एलिगेशन हमारे कंपनी पे लगाया गया था। उसकी वजह से हमें सारे बैंक को, जितने भी बैंक हमारे कस्टमर थे, उनको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना था। उसके लिए लगभग 3 हफ्तों के लिए जो बैंकिंग ट्रैफिक था हमारा बंद था, जो कि हमने उसके बाद सर्ट इन पैनल जितने भी ऑडिटर्स है, तो 2 ऑडिटर्स को हमने हायर किया और उनके रिपोर्ट को लिया, और उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट हमने सारे बैंकों को सबमिट किया। वो बैंक को जैसे हमने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके बाद मतलब कोई भी इस तरह की ब्रीच आइडेंटिफाई नहीं हुई, जो हम पहले भी क्लेम कर चुके थे। बट एज अ पॉलिसी बैंक को वो रिपोर्ट जरूरी था देना, और देने के बाद सारे बैंकों ने अपना ट्रैफिक वापस रिज्यूम कर दिया है। और वो हमें इनिशियली वो 3 हफ्ते के लिए अप्रैल मंथ में इम्पैक्ट हुआ था, और जो DLT एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसके लिए भी कुछ एंटरप्राइज कस्टमर अप्रैल महीने में उसको टीथिंग इशू था उनका, जो उनको फिक्स कर रहे थे। तो ओवरऑल फर्स्ट 3 वीक्स जो अप्रैल मंथ का था उसका रेवेन्यू डिप हुआ था हमारा, बट मई और जून में हमने उसको रिकवर कर लिया है। बट थोड़ा इम्पैक्ट जो अप्रैल मंथ का था वो नंबर दिख रहा है।
अगर आप हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो हमारा रेवेन्यू 22% ग्रो हुआ है। और अगर आप हमारे रेवेन्यू को लास्ट ईयर कंपेयर भी करते हैं तो जो हमारा Q3 होता है वो हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है, और लास्ट ईयर Q3 का रेवेन्यू लगभग 384 करोड़ था, और वो जो लगभग हमने Q1 में ही अचीव कर लिया है। ओके, तो ये आपके मेजर आपके जो कारण रहे इस रेवेन्यू के पीछे, रेवेन्यू जो बढ़कर आया है और मार्जिन थोड़े से आपके कम रहे। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता था कि सर वो आप एक एक्विजिशन करने जा रहे थे, फोन ऑन कम्युनिकेशंस, राइट? शायद वो कॉल ऑफ कर दिया है, इसके बारे में एक जरा अपडेट दें, क्या है सिचुएशन, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अनिल जी, हम वो एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये था कि जो हम फाउंडर से काफी क्लोजली बात कर रहे थे और कुछ सीपी कंडीशन जो थी पोस्ट डेफिनेटली साइन करने के बाद, आई थिंक उसमें बहुत सारा डिले हो रहा था उनकी तरफ से, और हम उनको पुश भी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक्सचेंज में भी इन्फॉर्म करना था, एंड वी वांट टू फॉलो देयर की गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टर्म्स पे, वी कांट जस्ट कीप ऑन ड्रैगिंग। और तो हमने डिसाइड किया कि जिस तरह से वहां से फीडबैक नहीं आ रहा है और इसको हम काफी टाइम तक ड्रैग नहीं कर सकते, और सर्टेन सीपी कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, तो हमने वही डिसाइड किया कि इसको कॉल ऑफ किया जाए और अगले जो टारगेट हो गए इस फील्ड में उस पर मूव किया जाए, और फोकस करेंगे कि इस डोमेन के कुछ नए टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके उसको एक्वायर करें। ओके, गुप्ता साहब, मैं देख रहा था आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपके नए प्रोडक्ट से आपकी सेल्स लगातार बढ़िया बढ़कर आती हुई दिख रही है। इस क्वार्टर में भी 11 करोड़ से ज्यादा की सेल्स आपकी आई है, पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ थी, मतलब 10 करोड़ से ऊपर का आप रन रेट मेंटेन कर रहे हैं। अब इस क्वार्टर में क्या प्लान है, या बचे हुए 6 महीने में आपके क्या प्लान है, न्यू प्रोडक्ट किस तरह के आ रहे हैं, क्या कुछ ग्रोथ रेवेन्यू वहां से आ सकता है सर? अनिल जी, हमने गाइडेंस भी बहुत ही क्लियर किया है कि लगभग 75 करोड़ का रेवेन्यू हमारा न्यू प्रोडक्ट से आएगा इस साल, और हम उस पे ऑन ट्रैक हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो हमारा ट्रैक्शन है, अगर आप हमारा प्रेजेंटेशन देखो तो लास्ट क्वार्टर में हमने आरसीएस पे लगभग 30 करोड़ मैसेजेस भेजा इंडिया में, जो कि अपने आप में हाईएस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। ये एक नया प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ है इंडिया में, इट्स अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि SMS 2.0, और हमारी कंपनी ने उसको पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। वी पार्टनर विद गूगल ऑन दैट साइड, और हमने कुछ ऑलमोस्ट 10 कस्टमर को ऑनबोर्ड किया है आरसीएस पे, और उसका जो अडॉप्शन रेशियो हमने देखा है लास्ट क्वार्टर वो बहुत ही बड़ा था, और आने वाले क्वार्टर में भी वो भी एक हाई मार्जिन रेवेन्यू पोटेंशियल हमारे लिए है, और हम उसको देख रहे हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमारे उसका भी रेवेन्यू जनरेट होना चालू करेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, आमतौर पर हम ये समझते हैं कि आपकी कंपनी मोबाइल से जुड़े हुए काम काज और उनके लिए सर्विसेज देने का काम करती है ऑपरेटर्स के लिए। ये बताएं सर, क्या चीज, किस तरह का बिजनेस बढ़ता है तो आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है? तो मतलब बिजनेस मॉडल को लेकर थोड़ा समझाएं, क्योंकि नए तरीका का बिजनेस है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो नहीं जान पाते, टेक्नोलॉजी वाला मामला है, तो जरा समझाएं एग्जैक्टली आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? अनिल जी, बिजनेस मॉडल तो ऐसा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे भी OTP रिक्वायरमेंट हो गया है आपका, जहां पे भी 2 वे कम्युनिकेशन हो गया है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे अगर आप सिंपल बैंक ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक अलर्ट आता है, आप गूगल पे अगर साइन इन करते हो तो आपको एक OTP रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी के लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, आप कोई भी मूवी टिकट बुक करते हो, एयरलाइन टिकट बुक करते हो, आई थिंक आज के डेट में जो भी नोटिफिकेशन है वो आइदर आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है या आरसीएस पे आ रहा है। अगर इनके समझ आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो आपको एक कॉल आता है कि योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड बाय 1 आवर। वो जो वॉइस प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है वो भी हमारी कंपनी करती है। जो ईमेल का जो प्लेटफॉर्म होता है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, एक पहले तो SMS आता है, उसके बाद आपको एक ईमेल भी आता है, जो ईमेल इंटीग्रेशन होता है एंटरप्राइज के लिए, वो ईमेल प्लेटफॉर्म भी हमारा यूज होता है। तो ओवरऑल डिजिटल कम्युनिकेशन में एक एंटरप्राइज को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वेदर इज ईमेल, SMS, वॉइस, व्हाट्सएप, आरसीएस आप बोल दो, वो सारा का सारा जो सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है एंटरप्राइज कस्टमर को। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हम आपकी लाइफ को टच बेस करते हैं पूरे दिन में एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है। तो इसका मतलब ये कि सर ये तो ई-कॉमर्स वाला बिजनेस हुआ, मोबाइल का यूजेज जितना जितना बढ़ेगा आपकी कंपनी का कारोबार उतना ही तेजी से बढ़ने वाला है ही। गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, नतीजों पर और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। वैसे तो आपके इन्वेस्टर्स तो बहुत खुश हैं ही, स्टॉक की परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद से लगातार दमदार रही है, जबरदस्त रही है,
लोग पसंद भी करते हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी वैसी ही दमदार है। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो प्रेम किशन गुप्ता साहब माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में राजदीप कुमार गुप्ता साहब, जो एमडी और ग्रुप सीईओ हैं रूट मोबाइल के। आइए बाजार पर एक बार नजर डाल लें। दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं बाजार, दमदार प्रदर्शन 15,800 पर पहुंचता हुआ निफ्टी इस वक्त बहुत ही शानदार रिकवरी और खरीदारी आती हुई दिख रही है ओवरसोल्ड मार्केट में। और बैंक निफ्टी में 34,700 के आसपास का लेवल। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा कम मजबूत है, उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ निफ्टी के साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाता हुआ। सेंसेक्स 350 अंक मजबूत है। तो ये तो है आज एक्सपायरी का दिन और अभी तक तो एक्शन बहुत ही जबरदस्त है, बचे हुए समय में और जबरदस्त रहेगा। क्लोजिंग वाला शो तो पूरा क्लाइमैक्स वाला होगा, दमदार होगा ही, बिल्कुल बॉलीवुड मूवी जैसा बढ़िया क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। तो आइए जुड़िएगा वापस और बने रहिएगा दिन भर भी हमारे साथ। उससे पहले हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, पालिया साहब, किरण जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे निवेदन है देश के प्रति सम्मान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। एक साथ सब मिलकर कहेंगे जय हिंद।